हेलो दोस्तों, वेलकम टू रैपिड रिवीजन 1.0 ऑफ सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉज। और इस रैपिड रिवीजन में जो है हम बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे के पूरे लॉ के सिलेबस को रिवाइज करने वाले हैं। और वो भी रिवीजन पूरा इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के ऊपर बेस्ड होगा। मेरे नोट्स भी जो है पूरे के पूरे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से ही बनाए गए हैं। पूरा उसको अच्छे से जो है निचोड़ के समराइज करके मैंने ये नोट्स बनाया है। तो इसी नोट से जो हम क्या करने वाले हैं, पूरा अपना रिवीजन कंप्लीट करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अपन रिवीजन करेंगे किसका, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। राइट, इसका रिवीजन करने वाले हैं हम। और सबसे पहले देखते हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं था ना इस दुनिया में, तब कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। उसके पहले भी तो कॉन्ट्रैक्ट होते थे ना, होते थे। तो उनको कैसे गवर्न किया जाता था, तो उनके लिए जो है अलग अलग टाइम में अलग अलग गवर्निंग अथॉरिटी थी। फॉर एग्जाम्पल, जब अपन एंशियंट या फिर मेडिवल पीरियड में थे, तब हमारे जो वेदास थे, जो हमारे स्मृति थे, मतलब जो हमारे रिलीजियस टेक्स्ट थे, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते थे, कॉन्ट्रैक्ट को गवर्न करते थे। राइट, देन उसके बाद क्या हुआ, अच्छा, उस टाइम उसके अकॉर्डिंग करते थे। तो उस टाइम ऐसा रूल था ना, जो माइनर है या फिर जो इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन मतलब जो नशे में है, राइट, या फिर कोई ओल्ड मैन है, या फिर कोई हैंडीकैप पर्सन है, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो जो एंशियंट पीरियड था हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, ये सब लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते थे। देन उसके बाद कौन सा पीरियड आया, मुगल पीरियड। तो जब मुगल पीरियड आया, उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट कैसे गवर्न होने लग गया, अकॉर्डिंग टू मोहम्मदन लॉ। के टाइम पे अकॉर्डिंग टू मोहम्मदन लॉ जो है कॉन्ट्रैक्ट गवर्न होता था। उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते थे, अक्द बोलते थे। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या वर्ड था, अक्द वर्ड यूज होता था। और ऑफर के लिए कौन सा वर्ड यूज होता था, इजाब। ऑफर के लिए इजाब एंड एक्सेप्टेंस के लिए कबूल, एक्सेप्टेंस के लिए कबूल। राइट, तो एंशियंट पीरियड देख लिया, मुगल पीरियड देख लिया। अब मुगल के बाद कौन सा पीरियड आया था, ब्रिटिश पीरियड। तो ब्रिटिश पीरियड में ना ब्रिटिशर्स का तो काम ही था डिवाइड एंड रूल। तो इस पीरियड में भी जो है कॉन्ट्रैक्ट को गवर्न करने के लिए इन्होंने इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। राइट, एक तो पार्ट वो था जो बड़े बड़े सिटीज वाले एरिया है, लाइक मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा। मद्रास, जिसको पता नहीं है, पहले जो है चेन्नई को मद्रास बोला जाता था। तो ये तीनों जो है मेजर एरिया थे जहाँ पे ब्रिटिशर्स जो है अपने गवर्नर जनरल और जहाँ से बैठ के जो है वो शासन करते थे। तो ये तीनों एरिया के लिए जो है अलग रूल था, और बाकी की पूरी इंडिया के लिए अलग रूल्स चलते थे। तो सबसे पहले बाकी इंडिया के लिए देख ले क्या चलता था। जो बाकी इंडिया था ना, वहां पे जो है ऐसा कोई रूल्स नहीं था। जज को जहां पे लग रहा है कि ये नेचुरल जस्टिस जो है इस पर्सन के साथ है, मतलब अगर हम इसके फेवर में अगर डिसीजन देंगे तो वो जस्टिस प्रिवेल होगा, तो अच्छा डिसीजन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन देते थे, ना कि कोई लॉ के अकॉर्डिंग। राइट, एंड उसके अलावा अगर हम देखेंगे, जो तीनों एरिया है, प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा, यहाँ पे क्या होता था ना, इंग्लिश लॉ एप्लीकेबल था। इंग्लिश लॉ एप्लीकेबल था, इसका क्या मतलब है, इंग्लिश लॉ में ये होता था, मान लीजिए कि दो पर्सन है, एक हिंदू और एक ले लेते हैं क्रिश्चियन। ठीक है, अगर मान लो हिंदू और क्रिश्चियन दो लोग अगर क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, और इनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया और वो डिस्प्यूट लेके ये कोर्ट में गए, तो मान लीजिए कि हिंदू पर्सन जो है उसने क्रिश्चियन को स्यू किया था, हिंदू पर्सन ने क्रिश्चियन को स्यू किया था, स्यू मतलब कोर्ट केस करना, तो स्यू किया था। तो इस केस में हमेशा जो है किसका लॉ लगेगा पता है, डिफेंडेंट का। हमेशा किसका लॉ लगेगा, डिफेंडेंट का। तो डिफेंडेंट की बुक्स में, डिफेंडेंट के जो रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट जैसे गवर्न होता था, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे डिसीजन मेकिंग होगी। राइट, अब डिफेंडेंट कौन होता है, प्लेंटिफ कौन होता है, तुमको बताया था, याद है रेगुलर क्लास में। तो ये देखो, ये रिविजनरी वीडियो है, बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। इससे ज़्यादा डिटेल आपको देखना है तो आप मेरे नॉर्मल वीडियोस में डले हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो देखो, जो पर्सन स्यू करता है, जो पर्सन दूसरे के ऊपर केस करता है, उसको बोलते हैं प्लेंटिफ, एंड जिसके ऊपर केस किया जाता है उसको बोलते हैं डिफेंडेंट। उसको क्या बोलते हैं, डिफेंडेंट। तो नाउ इन दिस केस, अगर हिंदू क्रिश्चियन के ऊपर जो है केस कर रहा है, तो किसका लॉ लगेगा, जो क्रिश्चियन का लॉ है वो लगेगा। और अगर रिवर्स कर दे सिचुएशन,
अगर क्रिश्चियन अगर हिंदू के ऊपर केस करता है, क्रिश्चियन हिंदू को स्यू करता है, तो उस केस में जो हिंदू के लॉज है कॉन्ट्रैक्ट गवर्न करने के लिए वो लॉज लगेंगे, राइट। तो ये था ब्रिटिश वाला एरिया और अब हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट टाइम में। तो प्रेजेंट टाइम में कॉन्ट्रैक्ट को गवर्न करने के लिए क्या है हमारे पास, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, राइट। अब ये एक्ट जो है ना दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, विजिबली नहीं बट एक्चुअल में हाँ दो पार्ट में डिवाइडेड है। सेक्शन नंबर 1 से 75 के बीच में जो है जनरल प्रिंसिपल्स है, राइट, जो हर टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में लगेंगे। एंड सेक्शन 124 से 238 के बीच में जो है ऐसे सेक्शंस हैं जो किस चीज को गवर्न करते हैं, स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को गवर्न करते हैं, जैसे कि एजेंसी, जैसे कि इंश्योरेंस एटसेट्रा, ये भी हमारे सिलेबस में है। तो मेरे को एक चीज बताओ, जो स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर 124 से 128 तो लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या उसके ऊपर 1 से 75 के बीच का सेक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, 1 से 75 भी लगेगा। तो 1 से 75 तो हर टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में लगेगा, चाहे वो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हो। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये हम देखेंगे आगे वाले यूनिट्स में, राइट। अब बढ़ते हैं हम आगे, अब आ जाते हैं मेन चीजों पर। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही पढ़ रहे हैं ना, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और कॉन्ट्रैक्ट के जस्ट बाद एक चीज है व्हाट इज एन एग्रीमेंट। क्यों ना हम पहले एग्रीमेंट से चालू करें, और एग्रीमेंट से चालू करने के पहले भी हमको क्या देखना पड़ेगा, ऑफर क्या होता है और एक्सेप्टेंस क्या होता है। तो मान लेते हैं लाइक मेरे को हेयर कट कराना है, ठीक है, और मैं एक सैलून में गई, ये मैं हूँ, और मैं एक सैलून में गई और मैं वहाँ पे जो है बहुत भीड़ है, बहुत अच्छा सैलून है, और मैं वहाँ जाके सैलून में बोलती हूँ कि भैया क्या आप मेरा हेयर कट कर देंगे क्या, आई एम आस्किंग हिम अ क्वेश्चन, ठीक है, क्या आप मेरा हेयर कट कर देंगे क्या। तो यहाँ पे पता है मैं सैलून वाले के साथ क्या कर रही हूँ, ऑफर कर रही हूँ उसको, उसको ये ऑफर कर रही हूँ कि क्या आप मेरे को एक सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और सैलून वाला बोलता है यस, यस मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करूंगा, प्रोवाइडेड आप मेरे को मेरी कंसिडरेशन दे देना। कंसिडरेशन मतलब उसको जो भी पैसा चाहिए, मनी चाहिए, वो आप उसको दे देना, ठीक है। कोई भी फ्री में तो करेगा नहीं। एक चीज याद रखना, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये रिविजनरी लेक्चर है, फिर से बता रही हूँ। सो जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो उसमें कंसिडरेशन का होना जरूरी है, दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ मिलना जरूरी है। सो यहाँ पे सैलून वाले को क्या मिल रहा है, सैलून वाले को क्या मिल रहा है, मनी, और मेरे को क्या मिल रहा है, मुझे मिल रही है सर्विसेज ऑफ हेयर कट। तो दिस बिकम्स एन एग्रीमेंट, ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑफर हो गया, ऑफर को एक्सेप्टेंस का तड़का मिल गया, इसने हाँ बोल दिया मतलब इसने क्या कर दिया, एक्सेप्टेंस कर दी। और जैसे ही ऑफर और एक्सेप्टेंस एक दूसरे से मिलते हैं और कंसिडरेशन भी उस ट्रांजेक्शन में होता है, तो वो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट, राइट। सो एग्रीमेंट तो क्लियर हो गया कि एग्रीमेंट क्या होता है। अब एग्रीमेंट के बाद अगर ये एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सिएबल है, लॉ के द्वारा लागू करवाई जा सकती है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, तब वो बन जाती है कॉन्ट्रैक्ट, तब वो बन जाती है कॉन्ट्रैक्ट। मतलब यहाँ पे मान लो मैं हेयर कट ना, अगर हेयर कट नहीं करवाने जाती और वो दूसरे भैया को बोलती कि भैया एक काम करो ना, मेरी फ्रेंड आएगी और एक काम करना कि उसको जो है ना अपना कैंची से जो है ना उसका बाल काटते काटते उसकी कान काट देना। तो ये वाली ट्रांजेक्शन मैं उसके साथ करना चाहती हूँ, सैलून वाले के साथ, और बोलती हूँ इसके बदले आपको 20,000 रुपये दूंगी। तो क्या बताओ, वैसी ट्रांजेक्शन लीगली एनफोर्सेबल हो सकती है क्या, लॉ ऐसी ट्रांजेक्शन्स को अलाउ करेगा, एनफोर्स करेगा क्या, नहीं करेगा ना। तो तब वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगी, वो एग्रीमेंट की एग्रीमेंट ही रह जाएगी, राइट। सो एग्रीमेंट को अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो पहले वो लीगली एनफोर्सेबल होनी चाहिए, लॉ के द्वारा ऐसी चीजें लागू करवाई जा सकती है, तभी जाके वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होती है, राइट। ओके नाउ तो यहाँ पे एक चीज बताओ मेरे को, मैंने दो ट्रांजेक्शन की बात की, पहली ट्रांजेक्शन जो है हेयर कट है, एंड दूसरी ट्रांजेक्शन जो है किसी के कान कटवा देने हैं, ठीक है, तो ईयर कटिंग, जो कि बहुत ही गलत बात है, ठीक है, अपने फ्रेंड्स क्या किसी के भी साथ नहीं करना चाहिए। तो हेयर कट जो है, हेयर कट वाली जो ट्रांजेक्शन में करने गई, क्या वो ट्रांजेक्शन एग्रीमेंट थी क्या, हाँ, अगर ऑफर और एक्सेप्टेंस है, चाहे वो गलत चीज का हो चाहे वो सही चीज का हो, चाहे वो सोशल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता हो चाहे लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता हो, कोई भी चीज हो,
वो एग्रीमेंट होता है अगर ऑफर और एक्सेप्टेंस का तड़का है तो वो चीज एग्रीमेंट बनेगी ही बनेगी। बट यहाँ पे बताओ, चलो ठीक है ये तो एग्रीमेंट है, ईयर कटिंग एग्रीमेंट है कि नहीं, मैं उसको बोल रही हूँ आप इसके कान काट देना बाल काटते काटते, तो मैं उसको ऑफर दे रही हूँ और वो बोलते हैं हाँ आप 20,000 दोगे तो मैं कर दूंगा, तो ये भी एग्रीमेंट तो बन गया है। बट नाउ टेल मी, क्या ईयर कटिंग वाली जो ट्रांजेक्शन है क्या ये कभी लीगली एनफोर्सेबल हो सकती है? क्या लॉ ऐसी चीजों को अलाउ करेगा? नहीं करेगा ना, बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो ये लीगली एनफोर्सेबल है क्या? नहीं है। तो क्या ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगी? क्या क्या कभी ये कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगी? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं बन पाएगी। लेकिन ऊपर वाली जो ट्रांजेक्शन है ना वो लीगली एनफोर्सिएबल है। इसका मतलब ये है, लीगली एनफोर्सिएबल है मतलब ये है कि अगर वो बंदा सैलून वाला मेरे से पैसा ले लिया कि मैं ठीक है आपको बाल काट के दे दूंगा, हेयर कट करके दे दूंगा, और बाद में वो मुकर रहा है, तो क्या मैं उसके ऊपर केस कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हो उसके ऊपर केस। तो वो लीगली एनफोर्सेबल है और तब जाके जो है वो बन रहा है कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो अब एक चीज ध्यान देखो, जब अपन दो ट्रांजेक्शन की बात करें तो दोनों एग्रीमेंट तो बनी, बट उनमें से एक ही एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हुई। तो याद रखना दुनिया में ना एग्रीमेंट तो बहुत ज्यादा हो सकती है, बट कॉन्ट्रैक्ट वही बनेगी जो लीगली एनफोर्सिएबल होती है। तो वाइडर स्कोप किसका है अगर पूछेगा ना कि एग्रीमेंट का वाइडर स्कोप है कि कॉन्ट्रैक्ट का, तो हमेशा एग्रीमेंट ज्यादा वाइड होती है, क्योंकि बहुत सारी चीजों का एग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो उन्हीं का ही होगा जो लीगली एनफोर्सिएबल होगी। तो ये होता है नैरोवर, राइट। तो ये क्लियर है। अच्छा बताओ, क्या हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होती है? क्या क्या हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होती है? नो, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होती है। लेकिन क्या हर कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए पहले मेरे को एग्रीमेंट करना जरूरी है? क्या एग्रीमेंट फर्स्ट स्टेप है, फिर उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्ट आता है। तो हर कॉन्ट्रैक्ट को बनने से पहले एग्रीमेंट का होना जरूरी है, राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमको एग्रीमेंट की जरूरत है क्या? यस। लेकिन क्या एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कंपलसरी कन्वर्ट होती है क्या? नो। यहाँ पे अपन क्या कर चुके हैं पता है? यहाँ पे हम ये पूरा का पूरा डिफरेंस जो है ना ये कर चुके हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन में आपको जस्ट पढ़ाने वाली हूँ, स्कोप हमने देख लिया। कहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन होती है? कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन होती है कि सैलून वाले को मेरा बाल काटना ही पड़ेगा अगर उसने पैसे ले लिए है तो। एग्रीमेंट के केस में कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती है। देन नेचर, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन यहाँ पे ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी। तो एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो, लेकिन ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे वो एग्रीमेंट होंगे, उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्ट बन पाएंगे, राइट। आगे बढ़े, ठीक है। तो चलो सबसे पहले आगे नहीं, हम तो पीछे जा रहे हैं। तो हम ये तो देख लिए कि एग्रीमेंट क्या होता है। अब इसकी डेफिनेशन देख ले क्या? बिल्कुल देख लेते हैं। देखो एग्रीमेंट की डेफिनेशन हमको बोलती है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैं प्रॉमिस कर रही हूँ ना भैया को कि मैं आपको क्या करूंगी, मैं आपको पेमेंट करूंगी। तो मेरा जो प्रॉमिस है वो ये भैया के लिए क्या है? कंसिडरेशन। उनको समथिंग इन रिटर्न क्या मिल रहा है? मेरा प्रॉमिस कि मैं उनको पे करूंगी। और मेरे को समथिंग इन, अब ये भी मेरे को प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं आपको क्या करके दूंगा? हेयर कट करके दूंगा। तो मेरे को कंसिडरेशन के रूप में क्या मिल रहा है? हेयर कट। तो एक पर्सन का प्रॉमिस दूसरे के लिए कंसिडरेशन, दूसरे का प्रॉमिस पहले वाले पर्सन के लिए कंसिडरेशन, और यही होती है एग्रीमेंट, राइट। तो एग्रीमेंट को हम ऐसे, ये तो अगर एग्रीमेंट के बारे में क्वेश्चन आएगा ना दोस्तों, तो डेफिनेशन तो वर्ड बाय वर्ड लर्न होनी चाहिए, वर्ड बाय वर्ड याद रखना, ठीक है। और उसके साथ अपने को ये भी लिख के आना है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू एग्रीमेंट। समझने के लिए ये, और डेफिनेशन उसकी है ये, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, वो होता है कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अब प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस ना एक्सेप्टेंस ही होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे जल्दी से डेफिनेशन देखते हैं। When the person to whom the proposal is made, oh my God, मैंने आपको एक चीज नहीं बताई जो कि बहुत बड़ी चीज नहीं थी, ऑफर को ही प्रपोजल बोला जाता है। ऑफर को ही क्या बोला जाता है? प्रपोजल। तो when the person to whom proposal is made
signifies his assent thereto, अगर जिस पर्सन को प्रपोजल किया गया है वो उस प्रपोजल के लिए हाँ बोल देता है तो उसको क्या बोलते हैं, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, तो उसको एक्सेप्टेड प्रपोजल बोला जाता है। ठीक है, जैसे हमने हेयर कट वाले को बोला मेरा हेयर कट कर देना, उसने हाँ बोल दिया, तो दिस इज एन एक्सेप्टेड प्रपोजल, और एक्सेप्टेड प्रपोजल ही जो है ये क्या बन जाता है, वो प्रॉमिस। सो प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, तो ये है प्रॉमिस। एक और बात यहाँ पे हर जगह पे हमने देखा कि सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी जाती है। देखो मैं तो बोलूंगी कि आप 2 के साथ उसका क्लॉज भी याद रखो, बट देखो बहुत बार ऐसा होता है ना, ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर सेक्शन याद कर सके। तो एक चीज याद रखना, जितनी भी डेफिनेशंस रहती है, जितने भी आप एक्ट्स पढ़ोगे ना, हर एक्ट में डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 में होती है, सेक्शन नंबर 2। तो आपको अगर याद नहीं आ रहा है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखनी है, 2H याद नहीं आ रहा है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो, एज पर सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, आप ऐसे लिख सकते हो। राइट, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम तो पढ़ चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, इनका डिफरेंस क्या होता है। अब ये देखने वाले हैं कि अगर मेरे को एक कॉन्ट्रैक्ट करना है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो मेरे को उसके लिए क्या क्या चीजें उस कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए। राइट, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तब जाके वो एक वैलिड बन पाए। अगर ये सब चीजें नहीं रहेगी ना, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। राइट, तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं मेमोरी टेक्निक से। हम पूरा का पूरा लॉ का सिलेबस अंडरस्टैंडिंग के साथ भी करेंगे, लेकिन मेमोरी टेक्निक भी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में तो याद करके लिखना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले आ जाओ सेक्शन 10 और अदर्स। देखो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 10 है ना, उसमें दिया हुआ है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो क्या बोलता है पता है, वो ये बोलता है, आना फ्री में 1 चॉकलेट और 2 लॉलीपॉप खाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमको जो है बोलता है, देख देखो मेरे को वैलिड बनाना है ना कॉन्ट्रैक्ट को, तो क्या करना पड़ेगा पता है, आना फ्री में 1 चॉकलेट और 2 लॉलीपॉप खाएंगे, जिसमें से ए का मतलब है एग्रीमेंट, ए से क्या आता है एग्रीमेंट, एन से क्या आता है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, एन से ना से नॉट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, आना फ्री में, जो भी खाना है फ्री में ही मिलेगा तो ही हम खाने जाएंगे, तो फ्री से है फ्री कंसेंट। राइट, देन उसके बाद है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, आना फ्री में 1 चॉकलेट, तो सी से है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। देन उसके बाद है एल से 2 चॉकलेट, 1 चॉकलेट और 2 लॉलीपॉप खा रहे हैं, तो एक एल और दूसरा एल, तो पहला एल है लॉफुल कंसिडरेशन एंड दूसरा एल है लॉफुल ऑब्जेक्ट। राइट, तो आना फ्री में 1 चॉकलेट और 2 लॉलीपॉप खाएंगे। तो आ जाओ देखते हैं पहला ए बोलता है एग्रीमेंट। इसको कुछ समझाने की जरूरत है क्या, अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो एग्रीमेंट तो होना ही चाहिए, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। राइट, देन सेकेंड पॉइंट में आ जाओ, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। आपको पता है कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स है जिसको लॉ ने करने से मना किया है। कैसी ट्रांजेक्शन, जैसे कि आप किसी को काम धंधा करने से नहीं रोक सकते हो, जैसे कि आप किसी को शादी करने से नहीं रोक सकते हो, जैसे कि आप किसी को लीगल प्रोसीडिंग्स करने से नहीं रोक सकते हो। अगर आप किसी को रोक रहे हो ना ऐसा करने से, और आप बोल रहे हो कि मैं तेरे को 1 लाख रुपए देती हूँ, तू किसी और से शादी मत करना, तो क्या ये ट्रांजेक्शन कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगी क्या, नहीं बन पाएगी। तो अगली पार्टी मान लो उस टाइम आपको हाँ भी बोल देती है और वो किसी और से जाके शादी भी कर लेती है, तो क्या आप उसके ऊपर केस कर सकते हो, नहीं, क्योंकि ऐसी टाइप की ट्रांजेक्शन्स जो रहती है वो कभी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होती है, और कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होती है तो लीगली एनफोर्सिएबल भी नहीं होती है। राइट, तो सेकेंड भी हो गया हमारा, ए हो गया हमारा, एन हो गया। उसके बाद एफ से है फ्री से फ्री कंसेंट। अगर 2 लोग कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं ना तो अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट करें, बिना किसी दबाव के। और अगर आप किसी दबाव के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइडेबल। वॉइडेबल, वॉइडेबल क्या होता है आगे अपन और जाके डिटेल में देखने वाले हैं। राइट, तो वॉइडेबल हो जाता है अगर फ्री कंसेंट नहीं होती है। तो फ्री कंसेंट कब नहीं होती है, अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ कोवर्जन करे, या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस करे, या फिर फ्रॉड करे, या मिसरिप्रेजेंटेशन करे, या मिस्टेक हो वहां पे। मतलब वो क्या कर रही है,
कफ एमएम, कफ एमएम। सो एक पार्टी अगर दूसरी पार्टी के साथ कफ एमएम कर रही है तो वहां पे माना जाता है कि कंसेंट फ्री नहीं है, कंसेंट फ्री नहीं है, राइट। यहाँ पे बता दूं जल्दी से आपको, तो कफ एमएम जो है यूनिट नंबर 3 में बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन, राइट। कोवर्जन में मतलब क्या होता है, हम किसी के साथ है ना डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं कि देख ले कॉन्ट्रैक्ट कर ले, नहीं तो तेरे को पीट दूंगा, दैट इज कोवर्जन, ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है, हम उसको डराते धमकाते नहीं है, हम इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। रिलेशन ऐसा है ना उस पार्टी के साथ कि हम उसको इमोशनली ब्लैकमेल कर पा रहे हैं ताकि वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे, तो ये होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। एफ से आता है फ्रॉड, धोखाधड़ी करके किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना। फिर एम से है मिस रिप्रेजेंटेशन, और लास्ट वाले एम से है मिस्टेक, लास्ट वाले एम से है मिस्टेक। अगर ये स्टार्टिंग के 4 कफ एम, अगर ये सब करके आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी। अब ये क्या होता है इसी ही लेक्चर में आपको आगे जाके मैं बताने वाली हूँ, राइट। और एम से होता है मिस्टेक, तो मिस्टेक के केस में कॉन्ट्रैक्ट या तो वैलिड रहेगा या तो वो वॉइड हो जाएगा, डिपेंड्स ऑन किस टाइप की मिस्टेक है, राइट। ये हम कहाँ पे पढ़ेंगे, ये हम यूनिट 3 में बहुत डिटेल वे में पढ़ेंगे, ये पूरा का पूरा यूनिट 3 में बहुत डिटेल वे में आएगा, राइट। नाउ आ जाओ 4th पॉइंट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर 2 लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना तो दोनों पार्टी जो है केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। तो कौन कौन सी पार्टी केपेबल होती है, पहली चीज तो वो पर्सन मेजर होना चाहिए, 18 साल या उससे ज्यादा का होना चाहिए। दूसरी चीज है वो साउंड माइंड का होना चाहिए, मतलब जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना तो उसको कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन समझ में आने चाहिए, इतना दिमाग उसके पास होना चाहिए। क्या किसी नशे में होना चाहिए क्या, नहीं। क्या दिमाग काम नहीं कर रहा है और तब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा क्या, नहीं। और उसके अलावा ऐसा पर्सन जो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, आपको पता है। और कौन कौन से लोग डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होते हैं, जैसे कि कोई मुजरिम है, जैसे कि हमारा फॉरेन एनिमी है, पाकिस्तान का कोई नागरिक है, क्या उसको इंडिया में इजीली कॉन्ट्रैक्ट करने दे, क्या नहीं करने देने, तो वो तो उल्टे सीधे काम ही करेगा ना। तो ये बोलता है हमको कि कैपेसिटी होनी चाहिए पर्सन के पास कॉन्ट्रैक्ट करने की, तभी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। देन उसके बाद आ जाओ एल, एल से है लॉफुल कंसिडरेशन। देखो मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो कंसिडरेशन का होना तो जरूरी है, वो तो हमको पता है, लेकिन कंसिडरेशन कैसी होनी चाहिए, क्या लीगल कंसिडरेशन होनी चाहिए, लॉफुल मतलब ही होता है लीगल, तो क्या लीगल कंसिडरेशन चाहिए कि इलीगल भी चलेगी, तो हमेशा लीगल कंसिडरेशन होगी, तभी ही एक वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा, राइट। अगर मान लो मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं आपको चोरी का पैसा दूंगी, आप जो भी सामान के बदले कोई चोरी का सामान आपको ला के दूंगी, तो क्या चोरी का सामान जो है खरीदना बेचना क्या लॉफुल होता है क्या, नहीं। तो क्या एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा क्या वहां पे, नहीं। और ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, एल फॉर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं वो ऑब्जेक्ट भी कैसा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, राइट। तो हमारा आना फ्री में एक चॉकलेट और 2 लॉलीपॉप खाएंगे होता है यहाँ पे कंप्लीट, पूरी डिटेल में कहाँ पे दिया गया है, यूनिट नंबर 3 में। नाउ आ जाओ अदर एसेंशियल एलिमेंट्स, और क्या है एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, ये तो चाहिए जो सेक्शन 10 वाली चीजें हैं, आना वाला तो चाहिए ही हमको, उसके अलावा और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए फिट प्रियंका चोपड़ा, ओ माय गॉड यस, हमको क्या चाहिए, फिट पीसी, फिट पीसी, जिसमें पहला एफ जो है वो स्टैंड करता है फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, फुलफिलमेंट ऑफ व्हाट, लीगल फॉर्मेलिटीज। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं ना, जैसे मैं सैलून वाले के साथ गई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो क्या रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्या, नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा ओरल भी चल सकता है, रिटर्न भी चल सकता है, और आगे जाके इसी ही यूनिट में आपको बताऊंगी कि कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड भी होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ओरल रिटर्न इम्प्लाइड तीनों हो सकता है। तो यहाँ पे मान लो कि हम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहती हूँ, मैं इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहती हूँ, तो इंश्योरेंस पॉलिसी कभी सुना है कि ओरली हो रही है, इंश्योरेंस लिया जा रहा है,
नहीं ना, इंश्योरेंस पॉलिसी कैसी होती है, रिटर्न वे में ली जाती है। या फिर अगर मान लो मैं जमीन खरीदने बेचने जा रही हूँ, तो जमीन खरीदने बेचने जाते हैं ना, तब रजिस्ट्री होती है, वो चीजें रिटर्न फॉर्म में होती है और उसमें स्टैंप ड्यूटी भी पे की जाती है, राइट। रजिस्ट्री होती है, रिटर्न फॉर्म में होती है, स्टैंप ड्यूटी भी पे की जाती है। अगर ये सब तीनों चीजें नहीं हुई ना, तो उस पर्टिकुलर लैंड ट्रांसफर जो है, क्या वो हम कर पाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि लीगल रूल बोलता है कि आपको इसी तरीके से करना है। तो देखो, जहाँ पे लीगल तरीका आपको बताया गया है, मतलब लीगल फॉर्मेलिटीज बताई गई है एक कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, तो वैसे ही तरीके से अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करोगे ना, तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे लीगल तरीका बताया गया है कि आप इसको रिटर्न तरीके से ही करो, तो रिटर्न ही करोगे तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। जहाँ पे बोला गया है कि इसको रजिस्टर कराओ तभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तो आप रजिस्टर कराओगे तभी ही वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा, राइट। तो हर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होता है कि नहीं, बट कुछ कुछ में होता है और हमको वो फॉलो करना पड़ेगा। तो ये है फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, ठीक है। देखो इसको जल्दी से रीड करें। व्हेन देयर इज अ any statutory requirement to make a contract in writing or in the presence of witness or contract to be registered, then these conditions would be valid only if these contracts would be valid only if they are made in that way। अगर उस तरीके से करोगे तो ही वो वैलिड होगा, राइट। देन सेकेंड पॉइंट है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस, सोशल और डोमेस्टिक रिलेशंस नहीं चलबे, सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशंस विल नॉट वर्क, राइट। तो देखो, अगर मान लो एक हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ को जो है प्रॉमिस कर रहा है कि देखो मैं डायमंड का सेट लाके दूंगा, ठीक है, और वो लाके नहीं दे रहा है, तो क्या वाइफ उसके ऊपर केस कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि वहां पे हस्बैंड का जो इच्छा थी ना, जो इंटेंशन था, वो डोमेस्टिक या फिर सोशल रिलेशन बनाने का था। तो सोशल डोमेस्टिक रिलेशनशिप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एनफोर्सेबल होती है क्या? नहीं होती है, हमेशा लीगल रिलेशन एनफोर्सेबल होती है। तो अगर मान लो एक ज्वेलर है और वो ज्वेलर बोल रहा है कि मैं आपको जो है डायमंड सेट इस दिन तक बना के दे दूंगा, इतना अमाउंट लगेगा, और वो उस दिन आपको नहीं दे रहा है और आपको घुमाया जा रहा है, तो क्या आप उसके ऊपर केस कर सकते हो? उस केस में उसको स्यू किया जा सकता है, क्योंकि इंटेंशन क्या था? लीगल रिलेशन मेंटेन करने का। बढ़े आगे, चलो। तो ये हमारा क्या हो गया? एफ से फुलफिलमेंट हो गया, आई से इंटेंशन हो गया, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, टी से टू पार्टीज, टी से क्या है? टू पार्टीज। तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, तो कम से कम दो पार्टीज का होना जरूरी है। इसके बारे में और डिटेल में बताया गया है, ये केस को भी मैंने समझाया है जो हमारा फुल लेक्चर है उसमें, सो ये आप वहां पे जाके देख सकते हैं। देन उसके बाद जो है फिट पीसी, पीसी, पी से है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट जो है जिसमें आप एंटर करना चाहते हो, क्या वो पॉसिबल है क्या परफॉर्मेंस करने के लिए? अगर पॉसिबल है तब तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर नहीं है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं आपको जादू से खजाना निकाल के दूंगी, तो क्या जादू से खजाना निकाल के दिया जा सकता है? नहीं। तो क्या वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। देन उसके बाद है सी, सी बोले तो सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, जब दो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो जिस चीज के बारे में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस चीज का मीनिंग सर्टेन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं आपको BMW कार बेचने वाली हूँ, मेरे दिमाग में ये है कि मैं आपको BMW कार बेच रही हूँ, आपके दिमाग में ये है कि मैम हमको मर्सिडीज बेच रही है। अब मेरे को बताओ, क्या हमारा मीनिंग सर्टेन है क्या? एक ही चीज को सोच रहे हैं कि अलग अलग चीजों को सोच रहे हैं, अलग चीजों को, तो क्या एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। तो याद रखना, मीनिंग हमेशा कैसा होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, धुंधुला नहीं होना चाहिए, इनडेफिनिट नहीं होना चाहिए, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आ जाओ, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बाद क्या देखने वाले हैं? टाइप्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम कॉन्ट्रैक्ट को क्लासिफाई कर रहे हैं अलग अलग चीजों में, राइट। और आप बहुत देर से बोल रहे हो मैम गाना तो सुनाया नहीं, आज के गाने का क्या? तो लो बच्चों, अभी सुनो गाना। तो सबसे पहले देखो, हम कॉन्ट्रैक्ट को ना तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिएबिलिटी, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिएबिलिटी, whether the contract is enforceable or not। then on the basis of formation of the contract, वो contract बना कैसे था, and then on the basis of performance of the contract। तो enforceability के बेसिस में,
देन फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में और परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में हम कॉन्ट्रैक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी, गाना है वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, अनएनफोर्सिएबल, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, अनएनफोर्सिएबल। सो व्हाट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अभी ऊपर ही पढ़ के आ रहे हैं, जो 11 कस्मों को माने, जो 11 कस्मों को माने। हमने ऊपर पूरी कस्में पढ़ के आई है, आना, फ्री में वाली और फिट पीसी। तो जो पूरे 11 एसेंशियल एलिमेंट्स को फॉलो कर रहा है, दैट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नाउ अब आ जाओ, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? व्हाट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? तो वैलिड का जस्ट अपोजिट होता है वॉइड। देखो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में ना क्या होता है, पहली बात तो ये होना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैम अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो वो तो 11 एसेंशियल एलिमेंट्स को फॉलो करके बना है, तो अगर फॉलो करके बना है तो वो वॉइड कैसे हो सकता है? तो वो वॉइड कैसे हो सकता है? क्योंकि वॉइड का मतलब तो वो होता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। वॉइड मीन्स होता है नल और वैल्यूलेस। मैं आपको बताती हूँ, मान लो कि एक पर्सन है जिसने किसी को प्रॉमिस किया कि मैं आपकी पेंटिंग बना के दूंगा, बट दुर्घटना में मान लीजिए उसका हाथ कट गया, तो क्या अब वो पेंटिंग बना पाएगा? क्या पहले कॉन्ट्रैक्ट किया पेंटिंग बनाने का, बाद में हाथ कट गया, तो क्या पेंटिंग बनाना पॉसिबल है? नहीं। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जो वॉइड हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कोई सर्कमस्टेंसेस में चेंज आ जाते हैं, ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, या फिर ड्यू टू चेंजेस इन लॉ, या फिर लॉ में चेंजेस आने की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला कि मैं आपको चाइना से जो है कोई टॉय मंगा के दूंगी, पूरा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया हमारे बीच में। नाउ अब चाइना के साथ इंडिया का मान लीजिए कि वॉर लाइक सिचुएशन हो गया और चाइना से माल इंपोर्ट करना बैन हो गया, तो अब क्या मंगवा के दे पाऊंगी? क्या? नहीं। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड में कन्वर्ट हो गया, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड में कन्वर्ट हो गया। क्यों हो सकता है? क्योंकि सर्कमस्टेंसेस में चेंज आ गए, या फिर सेकेंड लॉ में चेंजेस आ गए, चेंजेस इन लॉ। सो इस वजह से वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया। यहीं पे मैं आपको एक चीज बता देती हूँ जो हम आगे इसी में ही पढ़ने वाले हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो आपको बहुत डाउट होता है, और वॉइड एग्रीमेंट, ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड एग्रीमेंट? तो देखो वॉइड एग्रीमेंट जो है ना, पहले वैलिड था, कुछ रीजंस की वजह से वॉइड हो गया, ठीक है, तो तब जाके वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। लेकिन वॉइड एग्रीमेंट क्या होती है ना, ये वॉइड एब इनिशियो रहती है। वॉइड एब इनिशियो का मतलब है स्टार्टिंग से ही इन टाइप की एग्रीमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है, इट इज फ्रॉम द स्टार्टिंग। और ये जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, ये बीच में जाके इन द मिडल, बीच में कुछ चीजें हो जाती है जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है? वॉइड हो जाता है। तो ये मेन डिफरेंस है, ये स्टार्टिंग से होता है, ये बीच में ड्यू टू सम रीजंस वॉइड होते हैं, राइट। नाउ तो हमने देख लिया वैलिड, हमने देख लिया वॉइड, अब हम देखने वाले हैं वॉइडेबल। वर्ड अभी यूज करके आ रहे हैं हम। कौन कौन से केसेस हैं जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा वॉइडेबल बच्चों? तो कफ एमएम जो रहता है उस केस में कॉन्ट्रैक्ट होता है, कफ एमएम नहीं, कफ एम, सॉरी कफ एम, या लास्ट वाला एम दूसरा है। ये पूरे केसेस ऐसे हैं जहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं होती, ये पूरे केसेस ऐसे हैं जहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं होती, और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए फ्री कंसेंट का होना जरूरी है। उनमें से स्टार्टिंग के 4 केसेस ऐसे हैं जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइडेबल। वॉइडेबल मतलब क्या? अब देखो, मान लो कि मैंने आपके साथ जोर जबरदस्ती करके कॉन्ट्रैक्ट किया, या आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, या आपके साथ फ्रॉड करके कॉन्ट्रैक्ट किया, या मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अगर ये चारों चीजें हैं और मतलब आपके साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है यहाँ पे, तो आपके पास, आप मतलब कौन रहोगे? अग्रीव्ड पार्टी। जिस पार्टी के साथ जोर जबरदस्ती हुई होगी या जिस पार्टी के साथ गलत हुआ होगा, वो पार्टी के पास ये ऑप्शन है कि ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को या तो वो वैलिड तरीके से ट्रीट करे, या तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड तरीके से ट्रीट करे। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर आपके साथ जोर जबरदस्ती से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मैंने आपको बोला कि मेरे को जबरदस्ती करके कि मेरे को अपनी कार बेच, और मैंने आपको पैसा दे दिया, आप मन ही मन जो है बल्ले बल्ले कर रहे हो, बोल रहे हो कि ये कार तो कोई भी नहीं खरीदने वाला था, अच्छा है मैम ने खरीद ली। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? भले आपके साथ जोर जबरदस्ती हुई
और इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी बोलेंगे। आपके पास ऑप्शन था कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा का पूरा खत्म कर दो, बट आप खत्म कर रहे हो क्या? नहीं, आप उसको वैलिड नजर से देख रहे हो। आप बोल रहे हो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसको वैलिड ही रखो। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसको हम या तो वैलिड तरीके से ट्रीट करें या वॉइड तरीके से। कौन डिसाइड करेगा कैसे ट्रीट करना है? अग्रीव्ड पार्टी, वो पार्टी जिसके साथ गलत हुआ है, राइट। सो ये होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और किस केस में होता है? कफ एम के केस में। और दो केसेस कौन से हैं? यहाँ पे आ जाओ, बाकी दोनों केसेस बताती हूँ। व्हेन द अदर पार्टी प्रिवेंट्स परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब जो दूसरी पार्टी है वो आपको परफॉर्मेंस करने नहीं दे रही है, तो आप क्या करोगे? वो पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के जैसे ट्रीट करोगे। मतलब मान लो कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और मैं आपको ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आप आके मेरे घर का फैन ठीक करके दोगे, और मैं अपने घर का गेट ही नहीं खोल रही हूँ, तो क्या आप फैन ठीक कर पाओगे क्या आके? नहीं। सो आपके ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल। अब आप चाहो तो इसको वैलिड रखो और बाद में आके ट्राई करो ठीक करने का, या आप मान लो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, राइट। एंड उसके अलावा और कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है? व्हेन द पार्टी डज नॉट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट विद इन स्पेसिफाइड टाइम। आपने मेरे को बोला मैम आप हमको सीए की कोचिंग दो, मैंने आपको हाँ बोल दिया। अब आपका मान लो सितंबर में अटेम्प्ट है और मैं आपको पढ़ाना ही नहीं स्टार्ट कर रही हूँ, तो क्या मैं टाइमली ड्यूरेशन में कुछ काम कर रही हूँ क्या? नहीं। तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप कॉन्ट्रैक्ट, आपके पास ये ऑप्शन है कि ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तो क्या करो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को आप चाहो तो वॉइड कर दो, या तो आप इसको वैलिड कर सकते हो। आप बोलोगे चलो ठीक है वेट कर लेंगे मैम का, नेक्स्ट अटेम्प्ट में पेपर दे देंगे, तो आप क्या कर रहे हो? वैलिड ही रहने दे रहे हो उसको। दूसरा ऑप्शन आप सोच रहे हो कि नहीं भाई मेरे को तो इसी अटेम्प्ट में देना है, तो मैम आप मेरा क्या करो, पैसा वापस दो और बस खत्म, जो भी कहानी थी वो खत्म करते हैं, खत्म, बाय बाय टाटा। तो वो है वॉइड ट्रीट करना, राइट। तो ये केसेस हैं जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल। अब आ जाओ, अब देखते हैं हमारा गाना क्या था, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल। सो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वॉइड एब इनिशियो होते हैं, जो लॉ बोलता है भैया ये सब चीजें आप मत करो, अगर ये सब चीजें करोगे ना तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, तो वो होता है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। देखो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट किसका पार्ट होता है पता है? अभी आपको बताया था वॉइड एग्रीमेंट, एक वर्ड जो स्टार्टिंग से वॉइड होता है उसको बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट, और वर्ड यूज होता है वॉइड एब इनिशियो। जो स्टार्टिंग से ही वॉइड है वो। अब जो स्टार्टिंग से वॉइड है ना, इसको दो पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं, एक तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट या इलीगल एग्रीमेंट्स, और दूसरा कौन सा है? अदर्स। क्या आपको मैंने ये बताया है कि माइनर जो है उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो केपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने का? बताया है ना अभी जस्ट ऊपर। तो माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर मान लो कि आपने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया, कॉन्ट्रैक्ट तो पहली बात वो बनेगा नहीं, आपने एग्रीमेंट कर ली किसी भी माइनर के साथ, और मान लो कि उसने आपको पैसा दे दिया, आपने उसको सामान दे दिया, तो क्या इसमें आपको पनिशमेंट होती है क्या? नहीं। माइनर के साथ अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, लीगली एनफोर्सेबल नहीं होता है, लेकिन वहां पे आपको पनिशमेंट नहीं होती है। लेकिन वॉइड एग्रीमेंट में एक ऐसी भी एग्रीमेंट है, अगर इलीगल चीजों को कर लिया ना तो यहाँ पे आपको पनिशमेंट होगी। तो आपको समझ में आया कि वॉइड एग्रीमेंट में दो कैटेगरी है। वॉइड एग्रीमेंट में दो है, एक तो इलीगल किए तो पनिशमेंट होगी ही होगी, गलत ही काम है वो पूरा, और दूसरा माइनर को बेचा तो बस ये है कि आप उसको लीगली एनफोर्स नहीं करवा सकते। मतलब अगर माइनर आपको पैसा नहीं दे रहा है तो आप माइनर को स्यू नहीं कर सकते हो। बाकी अगर उसने आपको पैसा दे दिया, आपने सामान दे दिया, आपने उसको, उसने आपको पैसा दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पनिशमेंट होने वाली नहीं है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आया? तो हम कहाँ पे थे पता है? हम थे वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, अनएनफोर्सिएबल। अब हमारे पास पांचवा टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज अनएनफोर्सिएबल। वो कॉन्ट्रैक्ट जो एनफोर्स नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि उसमें टेक्निकल डिफेक्ट्स है, इस वजह से वो एनफोर्स नहीं हो सकते। मान लीजिए कि मुंह जबानी में मैंने किसी को अपनी जमीन बेच दी, तो बाद में क्या उसके पास प्रूफ रहेगा कि मैंने उसको जमीन बेची? क्योंकि जमीन का खरीदना बेचना तो कैसे करना चाहिए? आपको रिटर्न वे में करना चाहिए, रजिस्टर्ड करना चाहिए, और उसके साथ स्टैम्प ड्यूटी पे करना चाहिए। क्योंकि इसमें ये सब चीजें नहीं हुई है, मतलब इसमें क्या है? टेक्निकल डिफेक्ट्स। ये टेक्निकल डिफेक्ट्स जो है ना,
तो आप लोग बोलते हैं ना हमको टेक्निकल वर्ड्स चाहिए आंसर में, तो मेरे जितने भी ये येलो से हाईलाइटेड वर्ड है ना, ये सब टेक्निकल वर्ड्स है जो आपके आंसर में होने चाहिए, राइट। तो टेक्निकल डिफेक्ट्स है अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसको आप एनफोर्स नहीं करा सकते। तो आप कोर्ट में ले जाके जो है ये नहीं बोल सकते कि इसने मेरे को जमीन बेची थी, अब जमीन दे नहीं रहा है, क्योंकि आपको लीगल प्रूफ आपके पास है नहीं, तो ये अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो पहला कैटेगरी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिएबिलिटी, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, अनएनफोर्सिएबल। अब आ जाओ देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो मेमोरी टेक्निक क्या है, ई ई आई क्यू, ई ई आई क्यू, जिसमें से फर्स्ट ई क्या बोलता है, फर्स्ट ई स्टैंड्स फॉर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट या तो वर्ड्स में है या राइटिंग में है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। देन दूसरा ई स्टैंड्स फॉर ई कॉन्ट्रैक्ट। क्या आपको पता है, आप सबको पता है, और आप सब लोग दिन भर उसी में लगे रहते हैं, मिंत्रा से सामान मंगा रहे हैं ना, या अमेजोन से या अजियो से या मीशो से, ये सब क्या है, ई कॉन्ट्रैक्ट। तो एनी कॉन्ट्रैक्ट जो हम कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू करते हैं, दैट इज ई कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या ये वैलिड होता है कि नहीं, बिल्कुल वैलिड होता है, ठीक है। तो अगर मान लो मिंत्रा ने पैसा ले लिया, जो कि वो करता नहीं है, एग्जाम्पल, तो आपसे किसी ऐसी शॉपिंग वाली साइट ने पैसा ले लिया और आपको सामान नहीं दिया, तो क्या केस कर सकते हो उसके ऊपर, बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। देन थर्ड है आई से, ई आई क्यू में आई है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, देखो कॉन्ट्रैक्ट जो रहता है ना, वो बोल के भी किया जाता है बाय वर्ड्स, लिख के भी कर सकते हैं, और आपको क्या पता है ये एक्शंस के द्वारा भी किया जा सकता है, बिल्कुल। तो पता है क्या होता था, मैं ना चाय पीने जाती थी इंडियन कॉफी हाउस में, और मैं वहाँ रेगुलरली जाती थी, मेरे ऑफिस के बहुत पास में था। मैं जाती थी, स्टार्टिंग में 1 महीना मैं जाती थी, भैया चाय दो, चाय देते थे, बैठती थी, चाय पीती थी। उसके बाद वो मेरे को देखता था और देखते के साथ जो है वो मेरे को चाय देने लगता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो एक्शंस ही बता रहे हैं कि उसको क्या देना है, मेरे को चाय। मतलब मेरा वहां आके बैठना उसको ये इंडिकेशन दे रहा है कि मैम को चाय चाहिए, वो चाय ला के दिया बिना कुछ बोले, और मैंने वो चाय पी लिया। तो उसने क्या किया, इम्प्लाइड तरीके से मेरे को ऑफर किया, और मैंने इम्प्लाइड तरीके से उसको एक्सेप्टेंस दी, कैसे, वो चाय पी के। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी होता है जो एक्शंस के द्वारा होता है, कंडक्ट के द्वारा होता है, या कोर्स ऑफ डीलिंग से जो समझ में आता है बिटवीन द पार्टीज, राइट। नाउ अब देखो इसी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट होता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, जिसको साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। और ये टैसिट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जैसे एग्जांपल मैं एटीएम में गई और वहां पे मैंने अपनी जो भी एटीएम कार्ड है उसको स्वाइप किया, तो क्यों किया, क्योंकि मेरे को पैसा निकालना था। तो ये क्या होता है, साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे हमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, हमारे एक्शन से बता रहे हैं कि हम क्या करने की कोशिश, राइट। देन है लास्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्या आपको पता है, जो चीज कहीं से नहीं आती वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आती है, जो चीजें ऑफर और एक्सेप्टेंस की वजह से नहीं आती है ना, वो लॉ की वजह से आती है, और जो लॉ की तरफ से आया है उसको बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फाइंडर ऑफ द गुड्स है, एक पर्सन जिसको किसी दूसरे पर्सन के गुड्स मिले, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो ओनर ऑफ द गुड्स को वो गुड्स रिटर्न करे। क्या आपको ये बात पता थी, नहीं पता थी ना, इसी टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो लॉ की वजह से नहीं बना है ये, ऑफर और एक्सेप्टेंस की वजह से नहीं बना है। तो हमने क्या पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया है कि ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिएबिलिटी कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, अनएनफोर्सिएबल। फिर हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कैसे बनाया गया है वो कॉन्ट्रैक्ट। तो एक तो वो बनाया गया है, हो सकता है बाय वर्ड्स के द्वारा, तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक तो हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बनाया गया है, तो ई कॉन्ट्रैक्ट। एक तो हो सकता है कि इम्प्लाइड तरीके से बनाया गया है, तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। और एक तो होता है कि लॉ के द्वारा बनाया गया है, तो वो होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अब आ जाओ आगे पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वेरी इजी। दो पार्ट में डिवाइडेड है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अगर दोनों पार्टी ने परफॉर्मेंस कर दी है, राइट, मान लो कि मैंने जो है हेयर कट कराने गई थी, हेयर कट मिल गया, पैसा दे दिया, दैट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, बोथ द पार्टी के लिए एग्जीक्यूटेड, परफॉर्मेंस हो चुकी है। लेकिन एग्जीक्यूटरी क्या शो कर रहा है, फ्यूचर में कुछ होना बचा है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो होना बचा है। इसमें भी दो पार्ट, एक होता है यूनिलेटरल एग्जीक्यूटरी
और दूसरा होता है बायलेटरल एग्जीक्यूटरी। यूनिलेटरल मतलब एक, यूनि मतलब होता है वन, एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, एक पार्टी ने परफॉर्मेंस कर दिया, एक पार्टी का परफॉर्मेंस बचा है अभी, तो दैट इज यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। और बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बायलेटरल होता है दोनों पार्टी का परफॉर्मेंस अभी बचा है, तो जब एक का बचा है तो यूनिलेटरल, दोनों का परफॉर्मेंस बचा है तो बायलेटरल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं आपको जो है इस तारीख से ट्यूशन पढ़ाऊंगी, कोचिंग लूंगी सीए फाउंडेशन की, और आप मेरे को बोले कि ठीक है मैम, हम उसके बाद उस तारीख को हम आपको फीस दे देंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट तो हमारा बन गया, लेकिन किसी ने अभी तक परफॉर्मेंस की है क्या? नहीं की है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट का। इसको बायलेटरल एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट भी बोला जाता है। खत्म, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। सो ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी, फॉर्मेशन, परफॉर्मेंस। नाउ मूविंग ऑन टू व्हाट इज अ प्रपोजल। ये तो आप सबको पता है, ये तो इसी में तो हम माहिर है मैम, इसके अलावा तो कुछ आता ही नहीं है ना। तो व्हाट इज अ प्रपोजल ऑब्लिक ऑफर, ये क्या होता है? देखो अब हम सब चीजों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, राइट। अभी तक सब सुपरफिशियली चल रहा था, ऊपर जितनी भी चीजें पढ़ी है ना, आगे के यूनिट्स में डिटेल में आने वाली है। तो देखो सबसे पहले प्रपोजल या ऑफर क्या होता है? when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such an act or abstinence, he is said to make a proposal। मैम कुछ समझ में नहीं आया, मैं बैठी हूँ ना, समझा रही हूँ ना। देखो क्या होता है ना ऑफर में, पहली बात तो इसकी डेफिनेशन 2A में दी गई है। अगर ए याद नहीं आया तो कितना लिख के आना है? एज पर सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और ये आईसीए लिखना सिर्फ मेरे को अलाउड है, आप लोगों को अलाउड नहीं है, आप लोगों को पूरा नाम लिखना पड़ेगा, राइट। नाउ ऑफर में क्या होता है? देखो जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के सामने अपनी इच्छा प्रकट करता है, सिग्निफाइज, इच्छा बताता है। किस चीज की इच्छा? टू डू, कुछ करने की इच्छा, या फिर कुछ ना करने की इच्छा। कुछ करने की इच्छा या फिर कुछ ना करने की इच्छा। और ये क्यों बता रहा है? ये इसलिए बता रहा है ताकि अगली पार्टी का वो अप्रूवल ले सके, एसेंट ले सके, अगली पार्टी की हाँ बुलवाने के लिए वो अपनी इच्छा बता रहा है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं कि वो अगली पार्टी को क्या कर रहा है? प्रपोज कर रहा है। एक पर्सन दूसरी पर्सन को अपनी इच्छा बता रहा है, कुछ करने की इच्छा या फिर कुछ ना करने की इच्छा। और क्यों बता रहा है? ताकि अगली पार्टी उस इच्छा के लिए जो है हाँ बोले। तो इसको क्या बोलते हैं? ऑफर। बुक में ये पूरा का पूरा पैराग्राफ में दिया है, उससे अच्छा है कि हम तोड़ तोड़ के उस चीजों को याद करें। अब आ जाओ जल्दी से एक चीज देखो, अब ऑफर करना है तो ऑफर करने वाला जो पर्सन है उसको क्या बोलते हैं पता है? ऑफरर या प्रोमिसर या प्रपोजर। जो ऑफर करता है वो प्रपोजर या ऑफरर या प्रोमिसर। अब आ जाओ जिसको ऑफर किया जाता है, जैसे हमारा हेयर कट वाला एग्जांपल था, तो मैंने उसको ऑफर किया कि मेरा बाल काट दो, मैं ऑफरर हूँ। और जो सैलून का मालिक है वो क्या है? ऑफरी, क्योंकि उसको ऑफर किया गया है, राइट। अब दूसरा चीज देखो जो कि एक ऑफर में होना चाहिए, एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस। हम अपनी इच्छा किसी को बता रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग, इच्छा। किस चीज की इच्छा? कुछ करने की इच्छा या फिर कुछ ना करने की इच्छा। इसका मतलब ऑफर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। कुछ करने की इच्छा वाला एग्जांपल तो ये है कि मैं भैया को बोली भैया मेरे बाल काट दो, तो कुछ करने का ऑफर, राइट। कुछ ना करने का ऑफर क्या होता है? मैं हो सकता है कि एक पर्सन है जो कि बहुत स्पीड से गाड़ी चलाता है, राइट, और वो स्पीड से गाड़ी चलाता है, उसको ले लेते हैं मयंक। मयंक बहुत स्पीड से गाड़ी चलाता है और उसने जाके किसी की दूसरे पर्सन की गाड़ी को ठोक दिया, और अब उसको समझ में आ गया कि घर में तो पापा से होने वाली है पिटाई। तो वो अगली पार्टी जो है, मान लो वो नयन को ठोक के आया था, या नैना ले लेते हैं, नैना, नैना की स्पेलिंग गलत हो गई है, नैना ठीक है, मान लो यही स्पेलिंग है। तो वो नैना को जाके जो है अपनी बाइक से जो है टक्कर मार के आ गया। तो नैना को वो बोलता है बहन एक काम कर, ये ले, मैं तेरे को 50,000 रुपए दे रहा हूँ, मेरे खिलाफ केस मत करना। तो ऑफर तो कर रहा है, लेकिन ऑफर क्या कुछ करने के लिए ऑफर कर रहा है कि कुछ नहीं करने के लिए? नहीं करने के लिए ऑफर कर रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं कि कुछ नहीं करने का भी ऑफर किया जा सकता है, कुछ करने का भी हो सकता है, कुछ नहीं करने का। ये बात अलग है कि ये ऑफर अगर एक्सेप्ट भी हो जाता है, ये 50,000 ले लेती है, लेकिन ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऐसी चीज किसी को लीगल प्रोसीडिंग्स लेने से रोकना इलीगल होता है और वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। तो ये ऑफर तो होगा, एक्सेप्टेंस भी हो सकती है, एग्रीमेंट भी बन सकता है,
बट ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा कभी, याद रखना, ठीक है। तो चलो अपन ये देख लिया, कुछ करने का ऑफर, कुछ ना करने का ऑफर। जो इच्छा बता रहे, क्यों बता रहे इच्छा, ताकि अगली पार्टी उस इच्छा का सम्मान करे और हमको हाँ बोले। हम टाइम पास के लिए इच्छा नहीं बता रहे। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का एक लड़की को बोलता है कि मेरे को शादी करना है 2025 में, तो क्या इसको ऑफर समझे? क्या वो लड़की ये ऑफर समझे कि ये मेरे को ऑफर कर रहा है? नहीं, यहाँ पे वो सिर्फ अपनी इच्छा बता रहा है। लेकिन अगर वो इच्छा ऐसे बताए कि मेरे को शादी करना है 2025 में, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तब जाके वो एक वैलिड ऑफर होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे वो इसलिए बता रहे हैं ताकि आपकी एसेंट मिल सके, उसको आपकी अप्रूवल मिल सके, राइट। ऑफर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ये तो हम देख के आ रहे हैं। चलो, सो ये है एसेंशियल्स ऑफ अ ऑफर। एक ऑफर में ये सब चीजें होनी चाहिए। अब आ जाओ देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। हम पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। पूरे मटेरियल से ही मेरे नोट्स बने हैं और इस नोट्स को मैंने ट्राई किया जितने भी टेक्निकल वर्ड्स है वो हाईलाइटेड रहे और एकदम इजी लैंग्वेज में आप तक मैं अपना इंफॉर्मेशन पहुंचा सकूं। चलो अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। ऑफर कितने टाइप के होते हैं? ऊपर क्या देखा था, कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं। अब देखते हैं ऑफर कितने टाइप के होते हैं। एक तो होता है जनरल ऑफर, जो पब्लिक एट लार्ज को किया जाता है, राइट। तो मैं ऑफर दे रही हूँ किसी को भी, मान लो कि जो भी पर्सन जो है जो भी पर्सन मेरे हेयर फॉल को ठीक करेगा उसको जो है मैं 50,000 रुपए दूंगी। ये ऑफर है और ये ऑफर तो मेरे ख्याल से जो है हर कोई करने की कर सकता है। 50,000 खर्च करने के लिए रेडी हो जाएगा, आजकल कितना हेयर फॉल हो रहा है। तो जो भी पर्सन ये ऑफर कर रहा है, कोई भी पर्सन पब्लिक के लिए कर रहा है तो उसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है ना पब्लिक में। इसको बोलते हैं जनरल ऑफर विच कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। इसमें केस लॉ है, नॉर्मल क्लास में आप अपन ने किया था, आप इसको जाके देख सकते हैं, राइट। देन देर इज स्पेशल ऑफर। स्पेशल ऑफर क्या होता है? स्पेशल ऑफर वो होता है जो एक पर्टिकुलर पर्सन को किया जाता है, सिर्फ वही पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। जैसे वो हेयर सैलून वाला था तो मैंने उसको हेयर कट करने बोला, तो क्या उसके बिहाफ में कोई ऐसी रैंडम पर्सन आके परफॉर्मेंस करे तो मैं एग्री करूंगी क्या? नहीं। तो स्पेशल ऑफर जो है एक स्पेसिफिक पर्सन को किया जाता है और एक्सेप्ट भी फिर उसी को पर्सन को करना पड़ेगा, कोई और नहीं कर सकता उसके बिहाफ में, राइट। तीसरा है क्रॉस ऑफर। जब दो पार्टी सेम ऑफर सेम टाइम में एक दूसरे को करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस भी सेम, सब चीजें सेम, उसको बोलते हैं क्रॉस ऑफर। मान लो कि मैं जो है किसी को ऑफर कर रही हूँ कि एक काम करो कि मेरी वॉच खरीद लो 1 लाख रुपए में, और सेम पर्सन सेम वॉच के लिए मेरे को ऑफर कर रहा है कि मैम आप अपनी वॉच बेच दो 1 लाख रुपए में, तो इसको बोलते हैं क्रॉस ऑफर, राइट। इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस ऑफर। और जल्दी से एक चीज बताओ, अगर दो क्रॉस ऑफर एक साथ हो रहे हैं, ए ने एक ऑफर किया बी को, बी ने सेम ऑफर किया ए को, ये क्रॉस ऑफर, तो क्या ये माना जाएगा, क्या ये मानना चाहिए कि बी ने ए के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जस्ट बिकॉज वो क्रॉस ऑफर कर रहा है? ऐसा नहीं मान सकते। आपको अलग से दोनों में से किसी एक पार्टी को एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा उस ऑफर से रिलेटेड, तब जाके वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा, राइट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसको म्यूचुअल एक्सेप्टेंस की तरीके से नहीं देख सकते, कैन नॉट बी ट्रीटेड एज म्यूचुअल एक्सेप्टेंस। एंड यहाँ पे कोई एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा अनटिल एंड अनलेस कोई एक पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट करे। आगे बढ़े जल्दी से। चलो अब आ जाओ काउंटर ऑफर में। काउंटर ऑफर क्या होता है? ये इसमें फेमस है हम सब लड़कियां, नेगोशिएशन या बार्गेनिंग। पता है मैं एक बार मुंबई गई थी और मुंबई में आपको पता है वहाँ लोकल मार्केट वगैरह लगता है, और एक 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 मेरे को जींस खरीदना था, उसका रेट वो बता रहे थे अराउंड 2,000 रुपये। तो मैंने उसको बोला कि 200 रुपये में दोगे क्या? तो ये क्या है, 2,000 की चीज़ को 200 में लेके आना, ये तो मेरा टैलेंट है वैसे तो, बट इस चीज़ को वो लॉ की नज़र से क्या बोलते हैं, लॉ की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। जब पर्सन मेरे को 2,000 में बेचने के लिए रेडी, बट मैं काउंटर उसको बोल रही हूँ कि नहीं 200 में बेचता है क्या, तो ये होता है काउंटर ऑफर। इसको कंडीशन, अगर मान लो कि काउंटर ऑफर दे रहे हैं हम किसी को, कि उसने ऑफर दिया, हम उसके ऑफर को निग्लेक्ट करके चल चल 2,000 में तो नहीं लेना, उसको फिर 200 का ऑफर दे रहे हैं, इसको काउंटर ऑफर बोलते हैं। या फिर इसको कंडीशनल एक्सेप्टेंस भी बोलते हैं कि मैं लेने के लिए रेडी हूँ सामान लेकिन मैं 200 में लूंगी, तो इसको कंडीशनल एक्सेप्टेंस भी बोला जाता है, राइट। अब आ जाओ लास्ट वाला टाइप ऑफ ऑफर में, स्टैंडिंग ऑफर या फिर कंटिन्यूइंग ऑफर। जो ऑफर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए चलते हुए आ रहा है,
ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने बोला कि आप अगर जो है मेरे को मेरा घर जो है रेंट में देना है, जिसको भी चाहिए वो 1 महीने के अंदर 1 महीने तक मेरे से कांटेक्ट करे। तो ये ऑफर जो है मेरा कितने पीरियड के लिए ओपन है, 1 महीने तक के लिए मेरा ऑफर ओपन है। इसको क्या बोलते हैं, ओपन ऑफर या फिर स्टैंडिंग ऑफर या फिर कंटिन्यूइंग ऑफर। समझ में आया? तो इस 1 महीने के पीरियड में फिर किसी को एक्सेप्ट करना है तो वो आके एक्सेप्ट कर सकता है। यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है टाइप्स ऑफ ऑफर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। इससे ज्यादा डिटेल में अगर और देखना है तो रेगुलर लेक्चर में जाओ, वहां पे देखो। ठीक है, चलो अब आ जाओ एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। और पसंद आ रहा है ना यार वीडियो तो प्लीज लाइक करो, इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और क्योंकि मैं प्रैक्टिसिंग हूँ, बहुत मेहनत से टाइम निकाल के सुबह बहुत जल्दी उठ के ट्राई कर रही हूँ कि मैं रिकॉर्ड कर सकूँ। चलो, सो आ जाते हैं हम एसेंशियल ऑफर में। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर, क्या आपको पता है ये नोट्स मैंने कब बनाए हैं? ऑफिस से आने के बाद जो तो मेरे को टाइम मिलता है ना, मैं बहुत थकी रहती हूँ तो भी नहीं, मेरे को नोट्स बनाना है करके मैंने ये सब नोट्स बनाए हैं। तो ये है, अब आ जाओ एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। एक वैलिड ऑफर में क्या क्या होना चाहिए? ऊपर क्या पढ़े हैं, ऑफर जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। अब एक वैलिड ऑफर के क्या क्या चीजें एक वैलिड ऑफर में जरूरी है। तो पहली चीज जो कि एक वैलिड ऑफर में जरूरी है वो है केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। ठीक है, ऊपर पढ़ के आ रहे हैं ना कि ऑफर की वजह से लीगल रिलेशन होना चाहिए। तो एक हस्बैंड वाइफ को ऑफर कर रहा है कि मैं तेरे को डायमंड नेकलेस दिलाऊंगा और नहीं दिला पा रहा है, तो क्या इसको ऑफर समझे? क्या नहीं समझना, क्योंकि वो लीगल रिलेशन नहीं बनाना चाहता है, वो सोशल रिलेशन बनाना है। सेकेंड है, ऑफर कैसा होना चाहिए? सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए और वेग नहीं होना चाहिए। एकदम क्लियर होना चाहिए किस चीज को आप जो है कौन सी सर्विस देना चाहते हो। मान लो मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ, बट मैं ये नहीं बता रही कि कौन सा सब्जेक्ट, तो क्या मेरा ऑफर एक वैलिड ऑफर है क्या? नहीं, क्योंकि क्या क्लियर है क्या बात है? नहीं। देन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। क्या ऑफर का कम्युनिकेशन होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। तो मान लो कि मैंने किसी को ऑफर करना चाहती थी मैं, और वो ऑफर लिख लिया मैंने राइटिंग में, उसको मैंने अपने ड्रॉर में डाल के रख दिया, तो क्या वो एक वैलिड ऑफर रहेगा? नहीं, क्योंकि अगली पार्टी को तो उसकी नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, चलो, इसमें एक केस लॉ हुआ था लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। रेगुलर क्लास बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इसको। नाउ इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी। ऑफर जो किया गया है ना, इसलिए किया गया है ताकि अगली पार्टी की अप्रूवल मिल सके, टाइम पास के लिए नहीं किया गया है। इसलिए किया गया है ताकि अगली पार्टी उसके लिए हाँ बोले, और जैसे ही अगली पार्टी हाँ बोलेगी तो एक वैलिड एग्रीमेंट बन जाएगा जो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर वो चीजें लीगली एनफोर्सिएबल है तो। ठीक है, ऑफर कंडीशनल भी हो सकता है, ऑफर में भी कंडीशनल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफर कंडीशनल हो सकता है। इसका क्या मतलब है? मैं कंडीशन लगा सकती हूँ कि मैं अपना घर आपको रेंट में देने के लिए रेडी हूँ, बट मेरी कंडीशन ये है कि जो भी अमाउंट है वो मेरे को महीने की पहली तारीख को जो है मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं ना हम कोई चीज को लेके, ऑफर को लेके, तो ऑफर कंडीशनल हो सकता है। जिसको एक्सेप्ट करना है उसको इस कंडीशन के साथ ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर वहां पे वो ऑफर खत्म हो जाएगा। राइट नाउ, अब आ जाओ, ये चीजें जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। ऑफर में ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए कि आप जो चीज फॉलो नहीं करे तो मान लेंगे कि आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो। क्या बोला मैम आपने? कुछ समझ में नहीं आया? तो चलो इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लो कि एक मोबाइल डीलर है शिवम नाम का। शिवम नाम क्यों ले रही हूँ पता है? क्योंकि मेरा कजन है, उसकी मोबाइल शॉप है, तो उसी का नाम मेरे को दिमाग में आया। तो शिवम क्या करता है ना, मोबाइल बेचता है, और एक पर्सन है सत्या। शिवम सत्या को जो है मोबाइल बेचता है। अब ये बोलता है कि सत्या देख, अगर तू एक हफ्ते में 1 वीक में मेरे को रिप्लाई नहीं करेगी ना कि तेरे को मोबाइल चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मैं मान लूंगा, मैं एज्यूम कर लूंगा कि तू हाँ बोल रही है और तेरे को मोबाइल चाहिए, तेरे को मोबाइल चाहिए। क्या ऐसा एजम्पशन आप ले सकते हो कि तुम अगर रिप्लाई नहीं किए तो हम मान लेंगे तो कि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए रेडी हो? नहीं। तो ऑफर में ऐसा कोई टर्म नहीं होना चाहिए कि अगर उस टर्म को आप फॉलो नहीं किए, जैसे हमारा टर्म क्या था कि ऐसा कि आप नहीं बोले तो हम मान लेंगे कि आप मोबाइल ले रहे हो, तो ऐसा कोई टर्म होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा टर्म आप नहीं रख सकते।
अब ऑफर जो है स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है, बिल्कुल दोस्तों सबको पता है, ये अभी पढ़ के आ रहे हैं। एक्सप्रेस भी हो सकता है ऑफर, इम्प्लाइड भी हो सकता है। मतलब क्या, एक्सप्रेस मतलब बोल के लिख के, और इम्प्लाइड ऑफर मतलब क्या है, बोल के लिख के नहीं, इशारे, इशारे में। तो जो हो रहा है यहाँ पे, क्या पे हो रहा है, इशारों के द्वारा हो रहा है, एक्शंस कंडक्ट के द्वारा हो रहा है, राइट। अब आ जाओ बहुत ही अच्छी चीज, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, एन इन्विटेशन टू ऑफर, अ मियर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, अ प्रोस्पेक्टस, एडवर्टीजमेंट, ये सब चीजें ऑफर नहीं है। क्यों नहीं है, क्या नहीं है, कैसे नहीं है, आके इसको हम देखते हैं, ठीक है। अगर मान लो एक केस है, वैसे वो केस वहाँ पे हार्वे वाला वही केस मैं आपको यहाँ पे एक बार बता देती हूँ। देखो क्या होता है कि एक पर्सन है, उसको बॉल पेन खरीदना है, और वो दूसरी पार्टी को एक टेलीग्राम लिख के भेजता है कि ये बॉल पेन का मिनिमम प्राइस कितना है, ये बॉल पेन का मिनिमम प्राइस कितना है, ठीक है। तो अगली पार्टी जो है रिप्लाई कर देती है कि बॉल पेन का मिनिमम प्राइस फॉर एग्जाम्पल 1000, 1000 है। तो क्या इसने, ये जो अगली पार्टी, मान लो ये फर्स्ट पार्टी ए बी से पूछ रही है कि मिनिमम प्राइस कितना है, तो ये बोलूँ क्या मैं कि बी जो है इसको ऑफर कर रही है कि मैं तेरे को 1000 में बेचने के लिए रेडी हूँ? नहीं ना, वो तो सिर्फ आंसर कर रही है क्वेश्चन का, वो सिर्फ आंसर कर रही है। तो जस्ट बिकॉज आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, क्या हम उसको ऑफर माने? क्या मैं आपसे पूछूं कि क्या आप कोई भी चीज से रिलेटेड कि आपकी ये घड़ी कितने की है, आप बोले कि ये घड़ी मेरी 2000 की है, तो क्या मैं ये मानूं कि आप मेरे को ऑफर कर रहे हो 2000 में बेचने के लिए? नहीं ना। सो आंसर टू क्वेश्चन इज नॉट एन ऑफर। केस लॉ हुआ था हार्वे वर्सेस फेसी। तो अच्छा, ये तो ऑफर नहीं, क्योंकि आंसर टू क्वेश्चन इज नॉट एन ऑफर। अगर मान लो कि एक स्टेटमेंट ऑफ प्राइस है, आप लोग जब भी रेस्टोरेंट जाते हैं तो आपको क्या मिलता है, मेन्यू कार्ड मिलता है, और आजकल तो पूरा अपन स्कैन में, अपन उसको पूरा ई मोड में देख लेते हैं, जाते स्कैन करते हैं, मेन्यू कार्ड आ जाता है। तो मेन्यू कार्ड में बहुत सारे आइटम रहते हैं, बहुत सारा उसके आगे प्राइस प्राइस जो भी लिखा रहता है, आइटम लिखा रहता है, प्राइस लिखा रहता है, आइटम लिखा रहता है, प्राइस। अब मेरे को बताओ, क्या ये उस रेस्टोरेंट के लिए जरूरी है क्या कि एक मान लो ये पर्टिकुलर आइटम है, उसमें लिखा है एप्पल पिज्जा, आप बोले मेरे को एप्पल पिज्जा चाहिए, तो क्या उसको वो सप्लाई करना जरूरी है? नहीं जरूरी है, क्योंकि ये प्राइस लिस्ट है। अच्छा, ये एक बार इस प्राइस लिस्ट को एक और एग्जांपल में समझाऊंगी। ये वाले एग्जांपल को अपन दूसरी जगह यूज करते हैं, हालांकि ये भी प्राइस लिस्ट का ही एक एग्जांपल है, बट इसको अपन मैं दूसरी चीज समझाने के लिए यूज कर रही हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो वो जो आपको मेन्यू देते हैं ना, जो मेन्यू कार्ड, प्राइस लिस्ट, उस बेसिस में आप जाके रेस्टोरेंट वाले को ऑफर करते हो, सॉरी उस बेसिस में जो है आप उससे पूछते हो क्या ये जो है प्रोडक्ट आपके पास है क्या। तो अगर वो प्रोडक्ट उसके पास नहीं हुआ, तो क्या आप उसको स्यू करोगे? क्या आप उसको स्यू कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये प्राइस लिस्ट एक ऑफर नहीं है। क्या ये प्राइस लिस्ट एक ऑफर है क्या आपको? नहीं। इस बेसिस में जो है आप पूछोगे क्या ये आइटम है, उसके पास होगा तो वो देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। तो प्राइस लिस्ट जो है ऑफर नहीं होता है, राइट। नाउ द प्राइस लिस्ट स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, क्योंकि अगर वो ऑफर होता ना, तो मान लो वो प्राइस लिस्ट ऑफर होती तो आपके पास ये ऑप्शन रहता कि आप उसको एक्सेप्ट करो, फिर आप तो बोलोगे मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया, बट आप लाके नहीं दे रहे हो, तो प्राइस लिस्ट को इसलिए ऑफर नहीं माना जाता है। देन अगर मान लो एक इन्विटेशन टू ऑफर है, टू डू बिजनेस इज नॉट एन ऑफर। ये क्या होता है, इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है? इन्विटेशन टू ऑफर देखे, बहुत बच्चों का डाउट रहता है इन्विटेशन टू ऑफर में। इनविटेशन टू ऑफर में ना हम किसी को ऑफर नहीं करते हैं, हम लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप आओ और आप हमको ऑफर करो, फिर हमारा मन होगा तो हम उस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑक्शन सेल, ऑक्शन सेल देखो ऑक्शन सेल में क्या होता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखे हो, वहां पे ना एक बार एक फ्लैट का ऑक्शन हुआ था, पता है? जो लोग बच्चे कभी देखे होंगे ना पुराने एपिसोड, उसमें होता है फ्लैट फ्लैट का ऑक्शन होता है उसमें। तो ऑक्शन में क्या होता है, नीलामी बोलते हैं इसको हिंदी में। तो सब जितने भी आए थे वहां पे, जो लोग आए थे, सोडी आया था, जेठालाल और सोडी के बीच में वहां पे लड़ाई वड़ाई चल रही थी किसी फ्लैट को लेके। तो यहाँ पे ना नीलामी चलती है,
वहां पे सबको बुलाया गया कि आप लोग आओ, जितने लोग को भी आना है सब लोग आओ और सब ऑफर करते जाओ कि आपको वो फ्लैट कितने में चाहिए। तो यहाँ पे आपको इनवाइट किया गया है और जिसको इनवाइट किया गया वो लोग ऑफर करते हैं, ऑफर 1, ऑफर 2, ऐसे करके नीलामी बोलियां लगाई जाती है ना, उस बोलिया को ही ऑफर बोला जाता है। जो बोली लगाते हैं ना वही ऑफर है। तो इसका एक्सेप्टेंस कैसे होता है? इसका एक्सेप्टेंस होता है या तो हैमर के द्वारा, हैमर से उन लोगों को पीट के एक्सेप्टेंस नहीं होता है, जैसे हैमर फॉल होता है ना 1 2 3, जैसे ही तीसरी बार वो हैमर फॉल होता है तब क्या माना जाता है कि एक्सेप्टेंस हो चुकी है। या फिर बेल, जो उसमें शायद बेल हुआ था, मेरे को याद नहीं है ये वाला पार्ट। तो अगर मान लो कि किसी ने ऑफर दिया 1 लाख, 1 लाख का चाहिए वो फ्लैट, तो ऐसी अनाउंसमेंट होगी 1 लाख 1, 1 लाख 2, 1 लाख 3, और जैसे ही 1 लाख 3 हुआ मतलब वो ऑफर एक्सेप्ट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा मोडस ऑपरेंडी देखे, मोडस ऑपरेंडी मतलब कोई चीज को करने का तरीका देखे। इन्विटेशन टू ऑफर में क्या होता है, हम ऑफर नहीं दे रहे लोगों को कि ये फ्लैट इतने में खरीद लो, हम बोल रहे आप लोग आओ, आप लोग बताओ आप कितने में खरीदना चाहते हैं, फिर हमारा मन हुआ तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये होता है इनविटेशन टू ऑफर। क्या आपको एक बात पता है कि जब इनविटेशन टू ऑफर होता है ना तो उसके बाद ही ऑफर होगा, कि पहले कभी ऑफर हो सकता है। तो पहले तो हम लोगों को इनवाइट करते हैं, वो लोग आके ऑफर करते हैं। तो फर्स्ट ये होता है, सेकेंड ये होता है। इनविटेशन टू ऑफर में हमेशा हमारा इंटेंशन होता है नेगोशिएशन करने का, लोगों से बातचीत करने का, डिस्कशन करने का। जैसे मेरे को कोई जगह बेचनी है तो मैं 3 4 जो प्रोबेबल कस्टमर है उनको बुलाती हूँ, बोलती हूँ आओ बैठ के बात करते हैं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इस चीज को आगे। तो जब हम बातचीत करना हमारा इंटेंशन है, ये इंटेंशन नहीं है कि अगली पार्टी अगर रेडी हो गई तो हम बेच ही देंगे, वो इंटेंशन नहीं है, सिर्फ बातचीत करना है। तो वो होता है वहां पे क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफर। और ऑफर में तो डायरेक्टली एकदम फाइनल हो जाती है चीजें, क्योंकि ये फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस है, फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस। इसका मतलब ये हम फाइनली अपनी इच्छा बता चुके हैं, अगर अगली पार्टी इच्छा एक्सेप्ट करती है ना तो हम फिर रेडी है, हम पीछे नहीं हटेंगे, राइट। अच्छा, क्या हर केस में इनविटेशन टू ऑफर होना जरूरी है? नो नो नो, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। देखो ऑक्शन सेल में होता है, लेकिन हर जगह क्या अपन देखते हैं क्या कि इनविटेशन टू ऑफर हो रहा है? नहीं, हर जगह ये होता है कि ऑफर हो रहा है, उसके बाद उसको एक्सेप्ट करते हैं और वो बन जाता है एग्रीमेंट। ठीक है ये, चलो सो हम ये वाला पार्ट भी कंप्लीट कर चुके हैं। इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है, जैसे डिस्प्ले ऑफ गुड्स है, गुड्स का डिस्प्ले होना। अपन किसी शॉप में जाते हैं, कोई अच्छा सा साड़ी, वहां पे मान लो सब ये चाची के शोरूम गए, वहां पे एक लहंगा रखा हुआ है और आपका दिल आ गया, किसी लड़की का उसके ऊपर दिल आ गया कि यही लहंगा पहन के शादी करना है, और उसमें लहंगे में लिखा हुआ है 1 लाख रुपए। ठीक है, तो मेरे को एक चीज बताओ, क्या सव्यसाची को कंपलसरीली 1 लाख में वो आपको देना पड़ेगा या वो रिजेक्ट कर सकता है? वो रिजेक्ट कर सकता है। पता है क्यों? क्योंकि जो भी डिस्प्ले ऑफ गुड्स है ना वो इनविटेशन टू ऑफर, वो आपको इनवाइट कर रहे हैं ऑफर कर कि आप आओ और आप जो है हमको ऑफर करो। फिर आप उस शॉप में जाओगे और फिर आप बोलोगे कि भैया क्या ये लहंगा आप हमको दोगे, तब आप जाके उनको ऑफर कर रहे हो। फिर दुकानदार का मन रहेगा तो वो उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। समझ में आया? फिर ऑक्शन सेल्स हो गया या फिर प्राइस लिस्ट हो गया, ये सब इनविटेशन टू ऑफर है। आगे बढ़े तो यहाँ पे ऑफर हमारा कंप्लीट, और जल्दी से करते हैं एक्सेप्टेंस को स्टार्ट। एक्सेप्टेंस, क्या एक्सेप्टेंस के बिना ऑफर की कोई औकात है क्या? नहीं। ऑफर तभी कोई काम का होगा जब उसको एक्सेप्टेंस मिलेगी, क्योंकि तभी जाके जो है ये किस में कन्वर्ट होगा, एग्रीमेंट में कन्वर्ट होगा, राइट। चलो तो अब अपन आके देखते हैं एक वैलिड एक्सेप्टेंस के क्या क्या लीगल रूल्स है। अगर एक वैलिड एक्सेप्टेंस चाहिए तो क्या क्या उसके लीगल रूल्स है? उसके लीगल रूल्स ये है, साइलेंट सीए की टिप एक्सेप्टेंस ओनली बाय ऑफरिंग। एक साइलेंट सीए चुपचाप रहने वाला सीए क्या टिप दे रहा है कि एक्सेप्टेंस हमेशा ऑफरी करे, ऑफरी के अलावा कोई एक्सेप्टेंस ना करे। तो साइलेंट सीए की टिप एक्सेप्टेंस ओनली बाय ऑफरिंग। तो पहला पॉइंट तो एकदम क्लियर है कि एक्सेप्टेंस कौन देगा, सिर्फ ऑफरी ही दे सकता है। ऑफरी कौन पर्सन होता है? जिसको ऑफर किया गया है, जिसको ऑफर किया गया है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑफरी। तो जो एक्सेप्टेंस करता है वो है ऑफरी, और वही एक्सेप्टेंस देगा, उसके अलावा और कोई देगा तो एक वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। इसके ऊपर भी केस लॉ है, जो कि हम केस लॉ पढ़ चुके हैं रेगुलर क्लास में बहुत डिटेल में।
वो भी यूट्यूब में डली है, वो भी आप देख सकते हैं। जहां जहां पे लग रहा है थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप रेगुलर क्लास को देख लीजिए। देन साइलेंट सीए जो है, अब देखो आ जाओ, सबसे पहले अपन देखते हैं ये लाइन से नहीं है, चलो देखो, पहला है साइलेंट। तो साइलेंट है, साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। क्या चुप रहना एक्सेप्टेंस है क्या? नहीं। तो मान लो कि आप ऑफर कर रहे हो मेरे को कि मैम क्या आप अपना मोबाइल हमको सेल करेंगे, मैं चुप हूँ, तो क्या मेरा चुप रहना आप एक्सेप्टेंस के तरीके से देखोगे क्या? नहीं देखोगे। लेकिन अगर मान लो कि मैं चुप तो हूँ, लेकिन इसके पहले जब भी आप मेरे साथ ट्रांजेक्शन करते थे ना, मैं चुपचाप ही एक्सेप्टेंस देती थी। मेरा एक्सेप्टेंस देने का तरीका ही है चुप रहना। तो वहां पे चुप रहना एक्सेप्टेंस है। जब इंसान का चुप रहना ही उसका हाथ शो कर रहा है तो फिर वो एक्सेप्टेंस है, नहीं तो नॉर्मली चुप रहना एक्सेप्टेंस नहीं है। राइट। अब साइलेंट सी है, सी से कम्युनिकेटेड। क्या एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होना जरूरी है? जी हाँ। ऑफर जैसे कम्युनिकेट होना जरूरी है ना, वैसे एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होना जरूरी है। अगली पार्टी को पता तो चले कि आप हाँ बोल चुके हो। राइट। देन एक्सेप्टेंस। देन ए से क्या आएगा? ए से आएगा एब्सोल्यूट। ए से आएगा एब्सोल्यूट। कहाँ गया ये पॉइंट? ये है यहाँ पे। तो क्या एक्सेप्टेंस जो है, ऐसी एक्सेप्टेंस दे सकते हैं क्या कि मैं एक्सेप्ट करने के लिए तो रेडी हूँ लेकिन मैं इतना पेमेंट नहीं करूंगी? नहीं। या तो हाँ बोलना तो पूरा हाँ बोलना, नहीं बोलना तो पूरा नहीं बोलना। तो एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए? एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होना चाहिए, विदाउट एनी कंडीशन। जो बोलते हैं ना अनकंडीशनल लव, वही होना चाहिए, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। लेकिन ऑफर कंडीशनल हो सकता है। एक लड़का बोल सकता है कि मैं तेरे से शादी करूंगा अगर तू मेरे माँ बाप की सेवा करे, तो लड़की या तो हाँ बोले या तो ना बोले। अगर वो कुछ कंडीशन लगा रही है, ठीक है, तो वो क्या कर रही है? कंडीशनल एक्सेप्टेंस कर रही है। और मैं ये सब चीजों के फेवर में नहीं हूँ, कुछ कंडीशन लगाने के नहीं लगाने के, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, एक फनी एग्जाम्पल। ठीक है, चलो। तो साइलेंट सीए की टिप, टी से क्या है? टाइम। टी से क्या है? टाइम। देखो, टाइम के लिए क्या बोलता है? एक्सेप्टेंस जो है प्रिस्क्राइब्ड टाइम, टाइमली बेसिस में देना है। अब मान लो मैं आपको ऑफर कर रही हूँ कि क्या आप मेरे से पढ़ेंगे, आप 10 साल बाद आके मेरे को रिप्लाई करो मैम हाँ हम आपसे पढ़ेंगे, तो क्या ये रीजनेबल लग रहा है क्या? नहीं। तो एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए? अगर टाइम बताया गया है कि आप 10 दिन में रिप्लाई करना, तो उस 10 दिन में रिप्लाई कर दो, एग्जाम्पल। या फिर टाइम नहीं बताया गया तो रीजनेबल टाइम में आप क्या करो? रिप्लाई कर दो। ओके। तो पहला है, पहली चीज है प्रिस्क्राइब टाइम में होना चाहिए। दूसरा चीज है प्रिस्क्राइब्ड मोड में होना चाहिए। जिस मोड में बोला गया, मान लो मैंने आपको कोई ऑफर किया और मैंने बोला कि अगर तेरी एक्सेप्टेंस है तो तुम्हें को फोन करके ही हाँ बोलना। और आप फोन करके हाँ नहीं बोल रहे, चिट्ठी लिख के हाँ बोल रहे हो आज के जमाने में भी, तो क्या इसको एक वैलिड एक्सेप्टेंस समझा जाए? नहीं। तो जहाँ पे मोड प्रिस्क्राइब्ड है तो वो प्रिस्क्राइब्ड मोड में हाँ बोलना है, और जहाँ पे मोड प्रिस्क्राइब्ड नहीं है वहां पे रीजनेबल मोड में आपको क्या करना है? उस चीज के लिए हाँ बोलना है। राइट। आगे बढ़े तो साइलेंट सीए की टिप, टी से हो गया टाइम, पी से हो गया प्रिस्क्राइब्ड मोड, आई से इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। आई से इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, जैसे मेरे को वो चाय वाले ने चाय ला के दी, इम्प्लाइड तरीके से ऑफर किया, मैंने वो चाय पी ली, तो मैंने इम्प्लाइड तरीके से एक्सेप्टेंस किया, बिना कुछ हाँ या नहीं बोले, मुंह से कुछ नहीं बोला, एक्शंस के द्वारा बोला। तो क्या इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस वैलिड होती है क्या? बिल्कुल वैलिड होती है। राइट। तो साइलेंट सीए क्या बोलता है? साइलेंट सीए दोस्तों ये बोलता है कि एक्सेप्टेंस हमेशा कौन देगा? ऑफर ही देगा। साइलेंट क्या सिर्फ चुप रहना एक्सेप्टेंस है क्या? नहीं। सी से क्या एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होना जरूरी है क्या? हाँ। क्या एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होना जरूरी है क्या? हाँ। एब्सोल्यूट मतलब बिना किसी कंडीशन के, या तो हाँ बोल दो सीधे से, या तो पूरा का पूरा वो ऑफर को रिजेक्ट कर दो, खत्म कर दो। तो साइलेंट सीए की टिप, टी से टाइम, टाइम बताया गया तो उसी टाइम में रिप्लाई करना है, नहीं बताया तो रीजनेबल टाइम में। आई से इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, पी से प्रिस्क्राइब्ड मोड, जिस मोड में बोला गया उसी मोड में रिप्लाई करना है, और लास्ट है एक्सेप्टेंस कौन देगा? ऑफरी। खत्म करें ये एक्सेप्टेंस। अब देखो एक चीज में आ जाओ, अब ये तुम्हारा लास्ट पार्ट है ऑफ द यूनिट, इसमें बहुत बच्चों को डाउट होता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसमें कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। क्या ऑफर और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होना जरूरी है? बिल्कुल होना जरूरी है। अब आ जाओ सबसे पहले देखते हैं ऑफर का कब कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाता है। ठीक है, एक पर्सन है,
मान लो अपन लेते हैं ए को ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं बी को। ए ने बी को कुछ ऑफर किया, तो इस ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा? जैसे ही बी को उस ऑफर की नॉलेज मिल गई। बी को, मान लो ए ने बी को चिट्ठी लिख के दिया और बी ने उस चिट्ठी को खोल के पढ़ लिया अबाउट द ऑफर, तो मान लिया जाएगा तो ऑफर का कम्युनिकेशन हो चुका है। राइट, इजी पीजी, इजी पीजी। ठीक है, अब आ जाते हैं, देखते हैं कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन, एक चीज याद रखना दोस्तों, क्या चीज याद रखना, जब अपन ऑफर में थे ना, जब हम ऑफर की बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पे ना अभी एक ही पार्टी की तरफ से जो है कुछ बातें जा रही है अगली पार्टी को। ठीक है, एक्सेप्टेंस में क्या होता है पता है, एक पार्टी ने ऑफर कर दिया बी को, ए ने बी को ऑफर कर दिया, और अब बी जो है वो इसकी क्या करेगा, एक्सेप्टेंस करेगा। तो बी भी जो है ये एक्सेप्टेंस किसको भेजेगा, ए को भेजेगा। तो यहाँ पे दोनों पार्टी की तरफ से जो है करस्पॉन्डेंस हो रही है, दोनों पार्टी की तरफ से जो है कोई मैसेज एक दूसरे को जा रहा है। ठीक है, तो जब हम ये देखना चाहते हैं कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, तो हमको दोनों पार्टी को ध्यान में रखना है। ए के लिए कब कंप्लीट माना जाएगा, ए मतलब ऑफरर के लिए कब कंप्लीट माना जाएगा एक्सेप्टेंस, और ऑफरी को हम एक्सेप्टर भी बोल सकते हैं। आपको पता है ये बात, क्यों बोल सकते हैं? अगर मान लो जो उसको ऑफर किया गया है उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको एक्सेप्टर भी बोलेंगे हम, ऑफरी भी बोलेंगे, एक्सेप्टर भी बोलेंगे। तो अब मैं ये बता रही हूँ, तुम लोग को ध्यान से सुनो कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, कब कंप्लीट। तो सबसे पहले देखेंगे ए के लिए, ए जो कि ऑफरर है उसके लिए एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा। देखो, हमने बी को चिट्ठी लिखी, कुछ ऑफर किया, बी ने चिट्ठी का रिप्लाई कर दिया यस, और चिट्ठी को ले जाके जो है पोस्ट ऑफिस में जाके दे दिया और जमा करा दिया पोस्ट ऑफिस में। मतलब बी के पावर से वो चिट्ठी जा चुकी है, बी के पावर से उसने जो एक्सेप्टेंस भेजी थी वो जा चुकी है। जैसे ही बी के पावर से वो चिट्ठी जा चुकी है, ए के लिए एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट मान लिया जाएगा। ए के लिए एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट मान लिया जाएगा। इसका क्या मतलब है आपको पता है? इसका मतलब ये है कि ए की नजर से अगर आप देखेंगे तो ए के लिए ऑफर भी हो चुका है और ये मान लिया जाएगा ए के लिए एक्सेप्टेंस भी हो चुका है, और ए के लिए यहीं पे ही ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलके एग्रीमेंट भी बन चुका है। समझ में आया? अब देखते हैं बी के लिए एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा। तो बी के लिए एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा पता है? जब ये चिट्ठी ए के पास पहुंचेगी तब, जब वो चिट्ठी, जब लेटर ए की नॉलेज में आएगा, तब बी के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट माना जाएगा। आपको पता है मैं इतना डिटेल में ये क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि इसी एरिया में बच्चों को बहुत डाउट होता है। आप लोग चाहो तो इसकी पिक ले लो, एक, इसकी एक पिक ले लो, तो ये है। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऐसे देखेंगे। अब मेरे को एक चीज बताओ, अब ए का मन है कि उसको अपने ऑफर को वापस लेना है, तो क्या ए अपने ऑफर को वापस ले सकता है क्या? यस। कब तक के ले सकता है, कब तक के? ये तब तक के ले सकता है जब बी उसकी एक्सेप्टेंस ना दे दे। ठीक है, तो बी की नॉलेज में आया और बी मान लो नॉलेज में आते के साथ एक्सेप्टेंस दे दिया, तो वो वापस नहीं ले सकता अपने ऑफर को। तो ये मानते हैं कि बी की नॉलेज में आने से पहले वो क्या कर सकता है, अपने ऑफर को वापस ले सकता है। ठीक है, अब आ जाओ, अब मान लो कि ये बी है, बी ने एक्सेप्टेंस दे दी, अब बी को अपनी एक्सेप्टेंस वापस लेना है, तो वो कब तक की अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले सकता है? ए की नॉलेज में आने से पहले। फॉर एग्जाम्पल बी ने चिट्ठी लिखी कि ठीक है मेरे को तेरा ऑफर अच्छा लग रहा है, मैं उस ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ, चिट्ठी पोस्ट कर दी, लेकिन अभी भी बी के लिए तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं हुई है, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन। तो वो अगर चाहेगा तो वो अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले सकता है। यहाँ पे उसको क्या करना चाहिए, यहाँ पे वो कर सकता है कॉल, वो ए को कॉल करेगा और बोलेगा देख भाई मैंने चिट्ठी लिख के तो हाँ बोल दिया था, बट अब मेरा मन नहीं है। तो ए की नॉलेज में नहीं आया ना अभी तक एक्सेप्टेंस, चिट्ठी नहीं पहुंची थी ना, वो चिट्ठी पहुंचने के पहले वो अपनी एक्सेप्टेंस को विड्रॉ कर सकता है, और एज सून एज एक्सेप्टेंस विड्रॉ हुई तो क्या एग्रीमेंट रहेगा क्या? कुछ भी नहीं।
यहाँ पे भी ऑफर हट गया तो एग्रीमेंट नहीं रहेगा। तो आप अपने ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों को रिवोक कर सकते हो, आगे पढ़ेंगे, समझा अभी दिया है, टॉपिक आगे कवर्ड है, ठीक है। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकता है। और एक चीज बताओ मेरे को, एक्सेप्टेंस किस तरीके से दी जा सकती है? मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस, मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस कैसे दे सकते हैं? बाय एक्ट, कुछ करके एक्सेप्टेंस देना, ठीक है। दूसरा है ओमिशन टू डू समथिंग, कुछ ना करके एक्सेप्टेंस देना। और तीसरा बाय कंडक्ट एक्सेप्टेंस देना। बाय कंडक्ट तो होता है इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, समझाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस तो हमको पता है यार, हम तो अभी प्रो हो चुके हैं, राइट। तो देखो, कुछ करके एक्सेप्टेंस देना मतलब, करना मतलब या तो आप लिख के एक्सेप्टेंस दे रहे हो, रिटर्न वे में दे रहे हो, एक्टिंग पेज वेज कुछ भी बना के, दिस इज बाय एन एक्ट, कुछ करके एक्सेप्टेंस दे रहे हो, ठीक है। सेकेंड है बाय ओमिशन टू डू समथिंग, कुछ ना करके एक्सेप्टेंस देना। क्या कुछ ना करके भी एक्सेप्टेंस दी जा सकती है क्या? देखो, दी जा सकती है। मान लो जो ऊपर वाला केस था, जहाँ पे अपन क्या एग्जांपल लेते, सत्या और मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है वो पर्सन का, जो भी है, मयंक था शायद, और दूसरा कौन था मेरे को याद नहीं है। मयंक और नैना, नैना, मयंक और नैना। मयंक ने जो है एक्सीडेंट करके नैना को जो है क्या कर दिया, नैना के साथ जो है उसकी गाड़ी टकरा गई और नैना को लग गई। अब नैना को वो बोलता है कि नैना सुनना, तू मेरे खिलाफ जो है कोर्ट में विटनेस बन के मत आ जाना, ठीक है, विटनेस बन के मत आना, और अगर तू नहीं आई ना तो मैं तेरे को इतना पैसा दूंगा, मैं तेरे को जो है 10,000 रुपये दूंगा, ठीक है। और नैना नहीं आती है, नैना उस कोर्ट में विटनेस बन के नहीं आती है, तो नैना एक्सेप्टेंस दे रही है, कैसे दे रही है? कुछ करके दे रही है या कुछ नहीं करके? नहीं करके। ओमिशन टू डू समथिंग, ओमिशन मतलब पता है क्या होता है? कुछ चीज नहीं करना, ओमिट, ओमिट करना मतलब मत नहीं करना, उस चीज को छोड़ देना। तो यहाँ पे वो कुछ चीज को छोड़ के, कुछ चीज ना करके वो एक्सेप्टेंस दे रही है। तो एक्सेप्टेंस कुछ करके भी दी जा सकती है, कुछ ना करके भी दी जा सकती है, या कंडक्ट के द्वारा भी एक्सेप्टेंस हो सकती है। क्या आपको पता है कि आप एक बस के ऊपर चढ़ते हैं तो आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कि मैं बस में क्यों चढ़ा हूँ, इसीलिए चढ़े हैं ना कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है। या आप वेइंग मशीन में खड़े हैं, जाके चढ़ रहे हैं, तो आपको ये बताने की जरूरत है कि आप क्यों चढ़ रहे हैं? नहीं। तो आप अपने कंडक्ट से वहां पे क्या दे रहे हैं? एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, राइट। तो मोड ऑफ एक्सेप्टेंस हो चुका है। अब देखो, ये भी मैंने पढ़ा दिया, व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? प्रपोजर के लिए कब कंप्लीट होगी? प्रपोजर मतलब ऑफरर भी होता है, और एक्सेप्टर, एक्सेप्टर मतलब ऑफरी, इसके लिए कब कंप्लीट होगी, राइट। अब आ जाओ, अलग अलग केसेस देखते हैं। अगर टेलीफोन या टेलेक्स या पैक्स के द्वारा अगर हम कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं और कॉल ड्रॉप हो गई, मान लो किसी ने हाँ बोला बट अगली पार्टी ने उसका हाँ सुना नहीं, ऑफरर ने कुछ बोला, ऑफर दिया, एक्सेप्टर ने एक्सेप्टेंस दे दी, हाँ बोल दिया, बट ऑफरर वो सुन नहीं पाया, तो क्या एक वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा? नहीं। तो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? क्या नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? फिर से कॉल करना पड़ेगा और फिर से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाओ दूसरी चीज में, कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस। कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस, कुछ स्पेशल कंडीशंस होती है, जैसे एग्जाम्पल, आप अगर ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन के टिकट में और ट्रेन के अंदर पे भी लिखा रहता है कि यहाँ पे कुकिंग करना मना है, गैस स्टोव जलाना मना है, ये सब लिखा रहता है ना, टिकट में भी लिखा रहता है, हम पढ़ते नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं पढ़े तो क्या इसका ये मतलब निकाल ले क्या कि आप वहाँ पे जाके कुकिंग कर सकते हैं? ऐसा होगा तो सोचो कितना बड़ा बवाल हो जाएगा इस बात से। तो कुछ टाइप की कंडीशंस ऐसी होती है ना जो लिख दी जाती है, और ये एज्यूम किया जाता है कि जो भी पर्सन वो टिकट खरीद रहा है, जो भी पर्सन वो सर्विसेज ले रहा है, उनको उस टाइप की कंडीशंस की पूरी नॉलेज है और वो उसको फॉलो करेंगे। ये है कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस। अलग से बताने की जरूरत नहीं है आपको हर इंसान को कि आप यहाँ पे खाना मत बनाओ, यहाँ पे खाना मत बनाओ, आपने टिकट में लिख दिया ना, वही कंडीशन मान लिया जाएगा कि कम्युनिकेट हो गई है। लेकिन 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 याद रखना कि वो कंडीशंस रीजनेबल होनी चाहिए, रीजनेबल कंडीशंस होनी चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप ये लिख सकते हो कि रेलवेज में कि आपको खाना बनाना यहाँ पे मना है, ठीक है, लेकिन क्या आप ये लिख सकते हो कि आपको वॉशरूम यूज करना मना है? नहीं लिख सकते ना। या ऐसी कंडीशन लिख सकते हो टिकट में कि रात में कोई वॉशरूम यूज नहीं करेगा? नहीं।
क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि वो कंडीशंस रीजनेबल होनी चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होनी चाहिए, राइट। तो स्पेशल कम्युनिकेशन, स्पेशल कंडीशंस का कम्युनिकेशन हम लिख के कहीं कॉमन जगह पे लिख के कर सकते हैं। अब देखो, आ जाओ स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये क्या होता है? देखो, कॉन्ट्रैक्ट जो रहता है ना, एक पर्टिकुलर तरीका है, मान लो एक पर्टिकुलर टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को करने का। जैसे फॉर एग्जांपल, जब हम माल एक जगह से दूसरे जगह थ्रू ट्रांसपोर्टर भेज रहे हैं ना, थ्रू ट्रांसपोर्टर अगर हम माल एक जगह से जगह ए है और दूसरी जगह बी है, अगर हम यहाँ पे माल भेज रहे हैं, तो जनरली ये होता है कि रिस्क किसका रहता है पता है? ट्रांसपोर्टर का। जनरली एक पर्टिकुलर टाइप का बिजनेस में रिस्क जो है, मान लो कि ट्रांसपोर्टर का होता है। और अगर आप चाहते हैं कि रिस्क आपको नहीं लेना है, तो आपको पहले से ही इस बात को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड तरीका ये है। अगर स्टैंडर्ड से हटना है आपको, तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि हम ऐसा चाहते हैं कि रिस्क आप ही बियर करो। अगर आप ये नहीं बता रहे हो और बाद में जाके जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो रहा है तब बता रहे हो, या उसके बाद में बता रहे हो, तब फिर जो है हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जैसा था वैसा ही चलेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज अगर आप चाहते हैं कि स्टैंडर्ड से हटना है, तो पहले ही बताओ, कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के पहले बताओ, राइट। ये केस का हुआ था रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस घनश्याम का केस। बहुत क्लोज टू माय हार्ट केस है, क्योंकि इसमें रायपुर का नाम आ रहा है और मैं हूँ रायपुर से, राइट। अब देखो, सुनो, इसका एक और एग्जांपल ले लूँ क्या जल्दी से, अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो जल्दी से। मान लो कि दो लोगों के बीच में रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता था सालों से, मान लो 10 ईयर्स से कॉन्ट्रैक्ट होता था, रिटर्न वे में होता था, टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी लिखी थी। तो जब पहली पहली बार वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो सब टर्म्स एंड कंडीशन स्कैन की गई, अच्छे से पढ़ी गई और साइन किया गया। अब मान लो कि आपको कोई अंदर में टर्म्स जो मेंशन होगी कोई 10वें पेज में, उसको चेंज करना है, ठीक है। तो हर बार तो पार्टियां पढ़ती नहीं है पूरे के पूरे पॉइंट्स को। तो अगर कोई भी अंदर चेंज करना है ना, मतलब स्टैंडर्ड से आपको हटना है ना, जो आप स्टैंडर्ड चलाते हुए आ रहे थे, तो आपको ऑन द पेज जो है उस चीज को लिखना पड़ेगा। आपको रीजनेबल नोटिस देनी पड़ेगी इस बात की कि हम जो है क्या करें, स्टैंडर्ड फॉर्म से थोड़ा हट रहे हैं। तो ऊपर में भी आपको रीजनेबल नोटिस देना पड़ेगा कि हम देखो स्टैंडर्ड से हटना चाहते हैं, दूसरे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल। चलो, अब देखते हैं कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस। ये भी बहुत सही पॉइंट है। देखो क्या होता है ना, आप कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हो? हम कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? हम कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि परफॉर्मेंस हो सके, ताकि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका परफॉर्मेंस हो सके, ठीक है। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। मैंने एक पर्सन को बोला, मान लो कि वो पर्सन है एक गार्डनर। गार्डनर को बोला कि भैया आप आना मेरे घर में गार्डनिंग कर देना। वो आया और उसने आके जो है गार्डनिंग स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे उसने क्या किया, अब उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, लेकिन हाँ या नहीं बोल के नहीं दी। उसने क्या किया, उसने डायरेक्ट परफॉर्मेंस करके अपनी एक्सेप्टेंस दी। तो क्या इस परफॉर्मेंस को मैं वैलिड एक्सेप्टेंस समझू? हाँ हाँ हाँ। अगर एक्सेप्टर परफॉर्मेंस भी कर रहा है ना डायरेक्ट हाँ या नहीं बोल के, तो वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाती है। लेकिन एक ट्विस्ट ये है इस बात में कि मान लो कि दो लोग हैं ए और बी। ए जो है बी को बोलता है कि देख, मेरे को ये फलाना काम करवाना है, ऑफर देता है, मान लो गार्डनिंग का ही है, गार्डनिंग का ही है। और गार्डनर को बोलता है पहले यस बोलना, उसके बाद परफॉर्मेंस करना। ऐसा कहाँ पे होता है? जनरली कंपनीज वगैरह में होता है। जब ऑफर आता है ना कंपनी से, तो कंपनी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि पहले आप उनको रिप्लाई करके मेल करके हाँ बोलो, उसके बाद आप परफॉर्मेंस करो, राइट। तो यहाँ पे आपको हाँ बोलना पहले जरूरी है, और फिर वो आपको बताएंगे कि परफॉर्मेंस कब करना है और कैसे करना है, कहाँ करना है। तो यहाँ पे हाँ बोलना पहले ज्यादा जरूरी है। तो नॉर्मल रूल क्या है, परफॉर्मेंस करके आप क्या कर रहे हो, एक्सेप्टेंस कर रहे हो। लेकिन जहां पे स्पेसिफिकली आपको बोला गया है कि भैया पहले आप हाँ बोलो, पहले एक्सेप्टेंस दो, फिर परफॉर्मेंस करना, तो वहां पे आपको वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये, चलो अब आ जाओ, अपन देखते हैं क्या एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकती है क्या। अपन ऊपर ही पढ़ा के आ रही हो, एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकती है, एक्सेप्टर रिवोक कर सकता है। कब तक के रिवोक कर सकता है? फोटो भी खींचने बोला था आप लोगों को। ये एक्सेप्टर है, ये कब तक के अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है? एक ही नॉलेज में आने से पहले वो क्या कर सकता है, अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है। रिवोक मतलब कैंसल, रिवोक मतलब होता है कैंसल, अपनी एक्सेप्टेंस को वापस लेना, कैंसल करना, वो होता है रिवोक। तो ये पार्ट भी कंप्लीट। अब देखो, आ जाते हैं
ये वाला पार्ट है व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट। ठीक है, कब रिवोकेशन की कम्युनिकेशन कंप्लीट मानी जाएगी। ओके, इसमें 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 एक पार्ट है जो मेरे को कराना है। ठीक है, पूरा पार्ट हो चुका है मेरे ख्याल से। देखो, आपने रिवोकेशन कर दिया। ठीक है, रिवोकेशन कब करना था, ऑफर का रिवोकेशन कब हो रहा था, अगर ए द ऑफरर अगर चाहता है कि वो अपने ऑफर को रिवोक करे तो एक्सेप्टेंस होने के पहले वो रिवोक कर सकता है। ठीक है, या बी जो एक्सेप्टर है वो अगर अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक करना है चाहता है तो जब ए को नॉलेज में आएगी उसके पहले वो रिवोक कर सकता है। लेकिन रिवोक करने के बाद आपको अगली पार्टी को बताना तो पड़ेगा ना कि हम रिवोक कर रहे हैं, इस चीज को बताएंगे ना। तो उसी चीज की बात कर रहे हैं कि व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन, रिवोकेशन मतलब कैंसलेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट मानी जाती है। मान लो कि ए जो है वो कैंसिल करना चाहता है, ए अपने ऑफर को कैंसिल करना चाहता है, तो ए जो है ना बी को जो है क्या कर रहा है, मैसेज कर रहा है कि देख भाई मैं कैंसिल करना चाहता हूँ। अभी कब तक की कैंसिल कर सकता है वो अपन पढ़ लिए, इस पीरियड तक कैंसिल कर सकता है। ठीक है, तो अब उसको कैंसिल करना है, वो पीरियड के अंदर ही अभी है वो, मान लो तो वो कैंसिल करना चाहता है, बी को वो मैसेज करेगा और जैसे ही उसने मैसेज कर दिया और सेंड का बटन दबा दिया, ये मान लिया जाएगा कि ए द ऑफरर ने जो है रिवोकेशन कर दिया है। ठीक है, तो रिवोकेशन कब कंप्लीट माना जाता है, जो पर्सन रिवोक कर रहा है ना, जैसे ही उसने उस चीज को भेज दिया अगली पार्टी को कि मैं रिवोक कर रहा हूँ, वैसे ही उसके लिए ये मान लिया जाएगा कि उसने कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कर लिया है, उसने रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कर लिया है। और जो अगली पार्टी है जिसके खिलाफ रिवोकेशन किया जा रहा है, यहाँ पे मान लो बी द एक्सेप्टर है, ए ने जो है रिवोकेशन किया, ए ने जो है वो मैसेज जो है जैसे सेंड किया तो उसके लिए रिवोकेशन वहीं पे कंप्लीट मान लिया जाएगा कि उसके लिए रिवोकेशन हो चुका है। और बी के लिए रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा, जब उसकी नॉलेज में आएगी वो बात तब। तो मान लो कि मैसेज किया गया था 10:10 में। ठीक है, और ये जो है बी द एक्सेप्टर को वो 12:12 में मिला, 12:12 में। तो इसके लिए कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन 12:12 में कंप्लीट होगा, और एक ऑफरर के लिए 10:10 में जैसे उसने मैसेज सेंड किया, इसके लिए इस टाइम पे कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके क्लियर। अब बस इस यूनिट के जो है लास्ट पार्ट में हम चलते हैं, मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, ऑफर को कैसे रिवोक किया जा सकता है। देखो, ऑफर को रिवोक करना है ना तो सबसे अच्छा तरीका और सबसे इजी तरीका, नोटिस दे दो, नोटिस ऑफ रिवोकेशन। अगली पार्टी को बोल दो, ऊपर पूरा जो तरीका पढ़ के आ रहे हैं ना कि मेरे को अब नहीं करना है यार, मेरे को अब इस ऑफर में कोई दिलचस्पी नहीं है, अगली पार्टी को नोटिस दे दो कि अब हमको ये ऑफर नहीं करना है, तो हम रिवोक करना चाहते हैं, तो रिवोकेशन की नोटिस। ठीक है, लेकिन जो तरीका बताया गया ऊपर उसी तरीके से। दूसरा है, आपका ऑफर कब रिवोक हो जाएगा, कब कैंसिल हो जाएगा, वो तब कैंसिल होगा जब लैप्स ऑफ टाइम हो जाएगा। मतलब मान लो कि मैंने किसी को ऑफर किया, अपना ही एग्जांपल ले लो कि आप लोग मेरे से पढ़ोगे क्या, 10 साल बाद आके आप हाँ बोल रहे हो, तो क्या टाइमली बेसिस में आप ऑफर कर एक्सेप्टेंस दे रहे हो क्या, नहीं। तो क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है ना, जो टाइम है रीजनेबल टाइम होना चाहिए, वो उसके अंदर आपने हाँ नहीं बोला, तो मेरा ऑफर क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा है बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट मतलब, प्रेसिडेंट मतलब पहले जो कंडीशन फुलफिल करनी थी, पहले मैंने बोला कि मैं आपको ऑफर करती हूँ कि मैं जो है अपनी गाड़ी आपको बेचूंगी, बट मेरी कंडीशन ये है कि आप इतना अमाउंट मेरे को एडवांस में दो। तो मैंने एक कंडीशन फुल पहले लगा दी कि इतना मेरे को एडवांस चाहिए, बट आप एडवांस ही नहीं दे रहे हो। ठीक है, आपको जो पहले कंडीशन फुलफिल करनी थी आप वही फुलफिल नहीं कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, मेरा ऑफर जो है वो क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर मान लो जो प्रपोजर है या ऑफरर है, अगर उसकी डेथ हो गई या फिर वो इनसेन हो गया, इनसेन मतलब पागल, ठीक है पागल हो गया या फिर उसकी डेथ हो गई, तो प्रपोजर की डेथ या इंसेनिटी से भी ऑफर रिवोक हो जाता है। देन ऑफर और कैसे रिवोक होता है, बाय काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर ऊपर पढ़ के आ रहे ना, एक दुकानदार ने ऑफर किया था 2000 में जींस दूंगा, मैं बोलती हूँ 200 में देगा क्या,
तो जैसे ही मैंने उसको बोला 200 का रेट लगा दिया, मैंने क्या किया, उसको काउंटर ऑफर किया, तो काउंटर ऑफर से ओरिजिनल ऑफर रिवोक हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 6th पॉइंट, बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड और यूजुअल मूड। देखो ये भी ऊपर पॉइंट कवर्ड है, अगर हमने ऑफर किया किसी को और उसको बोला कि इसी तरीके से रिप्लाई करना, कॉल करके ही रिप्लाई करना, मेल करके ही रिप्लाई करना, और किसी तरीके से मत करना, अब वो बंदा जो है मेल वेल तो नहीं कर रहा है, वो चिट्ठी लिख के भेज रहा है हमको, तो क्या वो सही तरीके से एक्सेप्टेंस कर रहा है जैसे हमने उसको बोला था? नहीं। तो यहाँ पे भी ऑफर क्या हो जाएगा, रिवोक, अगर आप उसको जिस तरीके से उसने बोला है उस तरीके से आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो। एंड द लास्ट पॉइंट इज सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी। अगर ऑफर जो है जो आपने किया था, मान लो मैं आपको ऑफर कर रही हूँ चाइना से खिलौने मंगा के आपको बेचूंगी, बट अब क्या हो रहा है, चाइना के साथ इंडिया के टर्म्स खराब हो रहे हैं, तो इंडिया ने बैन कर दिया कि अब आप चाइना से माल मंगा के नहीं बेच सकते। तो क्या हो गया, इलीगैलिटी हो गई ना, इलीगल हो गया अब चाइना से माल मंगा के बेचना। तो अब क्योंकि वो इलीगल हो चुका है तो क्या वो ऑफर वैलिड रहेगा क्या? नहीं, तो ऑफर क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। और यहाँ पे ऑफर रिवोक हुआ और यहाँ पे आपका यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। बहुत डिटेल में रिवीजन भी हमने बहुत डिटेल में किया है, पूरी नोट्स जो है मेरी किसके ऊपर बेस्ड है, पूरी स्टडी मटेरियल के ऊपर बेस्ड है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन ने पूरा अच्छे से हाईलाइटेड पॉइंट्स देखा, एग्जाम्पल्स के साथ किया, अच्छे से किया। और इसी नोट के साथ अपन क्या करते हैं, इस यूनिट को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, इसका रिवीजन कंप्लीट करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट के साथ, यूनिट नंबर 2 कंसिडरेशन, और उसको भी बहुत ही अच्छे से अपन क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। एक चीज आपसे हेल्प चाहिए, प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है इसको बनाने में मुझे। ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।